नमस्कार, मैं हूँ मीरा जौहरी और राजपालन पेज पर लाइव हूँ। आज शाम को हम प्रदीप कुमार की नई किताब का लोकार्पण के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ हैं मनोज कुमार जी, अनिल यादव जी, चंदन पांडे जी और स्वयं लेखक प्रवीण कुमार। आज शाम की गतिविधियां करेंगी पूरी चंदन पांडे जी। चंदन जी को वो नहीं जानते, मैं उनका परिचय दे दूं। चंदन जी को 2007 में साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार सम्मान मिला था और हाल ही में इनकी नई किताब आई है जो बहुत चर्चा में है। अब चंदन जी से, इससे पहले कि मैं चंदन जी को कहूँ कि वो शाम का शुरू करें, आप सबसे अनुरोध है कि 30 सेकंड के लिए किताब उठा लें और इसका हम एक औपचारिक लोकार्पण करें। धन्यवाद। तो चंदन जी, आप बातचीत। थैंक यू, धन्यवाद मीरा जी। आप सभी साथियों का स्वागत है। मीरा जी ने बताया और सब लाइव देख भी रहे हैं कि हम 4-5 लोग इकट्ठे। एक औपचारिक किस्म का परिचय मैं पढ़ दूं तो हमारे साथ हैं श्री मनोज झा जी, जिन्होंने राइट्स एंड रिचुअल्स नामक पुस्तक को लिखा है और ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और साथ ही जो सबसे परिचित परिचय है कि राज्यसभा में सांसद हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं, इनके साथ श्री संजीव कुमार जी, कथा आलोचना पर इनकी पुस्तक हिंदी कहानी 21वीं सदी पाठ के पास पाठ के परे। इनकी यह शानदार पुस्तक पिछले 2 वर्षों से हम लोग कई जगह पढ़ रहे हैं और कई जगह बता भी रहे हैं। इन्होंने खरामा खरामा स्तंभ जो शुरू किया था हंस में, वह निसंदेह मील का पत्थर हुआ। इस काम के अलावा इनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है वसुधा डालमिया जी की जो पुस्तक है द नेशनलाइजेशन ऑफ हिंदू ट्रेडिशंस, भारतीय हिंदू एंड 19th सेंचुरी बनारस का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है और आलोचना पत्रिका के संपादक हैं। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। और हमारे साथ हैं हमारे समय के बेहद शानदार लेखक अनिल कुमार यादव जी, कहानीकार। इनकी 2 संग्रह नगर बधू अखबार नहीं पढ़ती और इकलौती कहानी का संग्रह गौ सेवक हम सब ने पढ़ा है और उसके बारे में बातें करते रहे हैं। और इनका जो मकबूल होना है उसमें एक इनका यात्रा वृतांत भी है, वह भी कोई देश है महाराज। यह इस किताब के लिए पैरेलली मकबूल है। इनके अलावा आज के हमारी शाम में जो हमारे साथी लेखक प्रवीण कुमार जी हैं, छबीला रंगबाज का शहर इनका संग्रह है पहला, और दूसरा संग्रह वास्को डिगामा का साइकिल जो आज लोकार्पित हो रहा है। लेखक होने के अतिरिक्त यह दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम तो प्रवीण जी को बधाई यह दूसरे संग्रह के लिए। और इसके आज का जो फॉर्मेट तय हुआ है वो यह है कि हम लोग एक छोटे छोटे पीसेस ऑफ मोनोलॉग हैं आप लोगों के वक्ताओं के किताब पर, और इसके बाद कुछ इंटरेक्टिव बातचीत होंगी। उसके लिए मैंने कुछ प्रश्न भी तैयार किए हैं। इसके पहले कि मैं मनोज जी से आग्रह करूं बात करने के लिए, तो इस पर 2 पंक्तियां मैं अपनी कहना चाहूंगा। जो प्रवीण जी का दूसरा संग्रह है वास्को डिगामा की साइकिल, राजपाल प्रकाशन ने जो प्रकाशित किया है, यह सच्चे अर्थों में मुझे दूसरा संग्रह लगा। पहले से आगे बढ़ा हुआ हर मामले में, वो क्राफ्ट हो या फिर वो कहानी में जो एक साइलेंट होते जाना है नैरेटर का वो बात, और फिर जो इनफैक्ट अगर आप इसमें एक ज्योग्राफिकल सेंस देखें तो लोकेल भी बदला हुआ है। पहले संग्रह में जहाँ कहानियां ज्यादातर बिहार के लोकेल के आसपास की थी, तो इस संग्रह में दिल्ली
और जो दूसरे जो हमारे मतलब रूटलेसनेस का एक उस पर हम लोग बात करेंगे विस्तार से। तो एक कुछ चीजें क्राफ्ट और जो चीजें मैंने बताई, इस हर लिहाज से यह संग्रह आगे बढ़ा हुआ है और इसके लिए निसंदेह बधाई के पात्र हैं। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ एक बात कि हिंदी हिंदी में जितना कुछ लेखन संभव हो पाया है विधाओं में, उसमें इस कहानी ने लीड लिया हुआ है। लीड इन सेंस की कहानी में बहुत अच्छा काम हुआ है और वैसे में कुछ नया जोड़ पाना एक कंपैरेटिवली चैलेंजेबल है। तो ये एक अच्छा काम, बहुत बधाई प्रवीण जी। इसके साथ ही मैं आग्रह मनोज जी से, सर्वप्रथम तो मनोज जी को यहाँ जोड़ने का जो आइडिया है, इसके लिए प्रकाशक और लेखक ये बधाई के पात्र हैं। यह एक साहित्य और राजनीति का जो एक दूरी बनती हुई सी है, और जो कि इनकी एक कहानी वास्को डिगामा के साइकिल का थीम भी है, वहाँ जीवन है, जीवन और राजनीति है। तो इस संदर्भ में मतलब अगर विषय को थोड़ा सा केंद्रित सेंट्रलाइज करें कि यह जो राजनीति और साहित्य का जो जो मसला है, इस संदर्भ में या ब्रॉड सेंस में भी वह प्रवीण जी की कहानी को कैसे देखते हैं, इसके लिए मैं आग्रह करूंगा मनोज कुमार झा जी से। शुक्रिया, शुक्रिया चंदन जी। सबसे पहले आपका शुक्रिया। फिर लेखक का, छबीला रंगबाज से मैंने जाना था प्रवीण को एक लेखक के रूप में, और छबीला रंगबाज से लेकर के वास्को डिगामा तक की साइकिल तक की यात्रा एक लेखक के फलक के भी विस्तार की यात्रा है, जैसा आपने कहा। मेरे मित्र संजीव हैं, मीरा जी को धन्यवाद बहुत बहुत। राजपाल एंड सन्स बहुत खूबसूरत काम कर रहा है। और अनिल जी, जिनकी किताब का आपने कई कई चीजों का जिक्र किया, वो अभी कोई देश है महाराज। अभी हाल में बात भी की थी मैंने अनिल जी से। मैं एक बहुत विचित्र परिस्थिति में पटना में हूँ, जहाँ जिस जगह मैं हूँ घर के बाहर उम्मीदवारों का जमावड़ा लगा हुआ है। और उस वक्त मैं चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि 7-8 मिनट के लिए भी सही हो सकता मैं बातचीत संवाद के अगले हिस्से में ना हो पाऊं। चंदन जी, जो सबसे बड़ी चीज है, मैं प्रवीण के व्यक्तित्व से शुरू करूंगा। प्रवीण को जब कभी मैं देखता हूं तो मैं सोच ही नहीं पाता हूं कि ये ऐसा लिख पाता है। मतलब ठहरी हुई आंखें होंगी, कभी कभी भाव शून्य भी होगा। तो एक मतलब मैं प्रवीण को प्रवीण के लेखन से मैंने समझने की कोशिश की। आमतौर पर हम क्या करते हैं ना, कि व्यक्तित्व से लेकर के कृतित्व पे जाते हैं। यहां मैं कृतित्व से व्यक्तित्व पे आया। तो मैं इस मामले में समझता हूं कि ये वास्को डिगामा की साइकिल से पहले प्रवीण की खोज, मैं अपने आप को भी उसमें शुमार पाता हूं। दूसरी चीज जो एक एक लेवल पर आप में से सब लोग परिचित होंगे, बचपने में मेरी माँ की वजह से मैंने बांग्ला साहित्य बहुत पढ़ा, खास करके शरद चंद्र और विमल मित्र। शायद संजीव तस्दीक करें, विमल मित्र की कथा शैली अद्भुत थी। जैसे विमल मित्र किसी जगह का जिक्र करेंगे कि आपको वहां जाना है, तो 2 पन्ना वो लेते थे इसको बताने में कि टांगा वाला बोलेगा, बाएं में जो टांगा वाला है वो ऐसा बोलेगा, दाएं में टांगा वाला ऐसा बोलेगा। तो वो थोड़ी बहुत छाप मैं दिख रहा हूं कि छबीला रंगबाज से लेकर के वास्को डिगामा तक आई। मैं बिहार, और एक जब आप कह रहे थे तो मेरे मन में आया कि छबीला रंगबाज से जो लोकल शिफ्ट है, वो एक बिहारी का बिहार से बाहर जाना भी है। वो बिहारी अब दिल्ली में है, तो उसकी अपनी परेशानियां, उसके अपने सपने हैं, उसके अपने इरादे हैं। और हम सब उस दौर से गुजरे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, जैसे कहते हैं कि बिहारी एक जगह है कि बिहारी था नहीं लेकिन बिहारी लगता था। एक जगह जिक्र हुआ है बिहारी लगना। तो अलीगढ़ किसको बोला भाई? हाँ हाँ, तो बिहारी लगना। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बात बहुत चर्चित थी कि बिहारी एक ऐसी कैफियत है जो किसी पे भी तारी हो सकती है। या अरविंद नारायण दास जी ने लिखा था अपनी उस खूबसूरत किताब में कि बिहार इज नॉट ए स्टेट, इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। तो वो स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत परिलक्षित होता है। एक आखिरी टिप्पणी मैं करूंगा। ये जो एक राजा था जो सीताफल से डरता था, ये मैंने संग्रह में आने से पहले भी पढ़ी थी, सौजन्य से प्रवीण के ही। और अंग्रेजी में एक शब्द है डेजावू।
डेजा वू का मतलब होता है कि ऐसा ऐसी फीलिंग ऐसा पहले भी हुआ था। तो इस कहानी को पढ़ के ये साफ तौर पे लगता है कि जो कुछ हम इन दिनों देख रहे हैं, अपने राजा की कार्यशैली, अपने राजा के इरादे, अपने राजा के इशारे, तो वो संभवतः उसके बहुत करीब आ जाते हैं। एक राजा था जो सीताफल से डरता था। मैं पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रवीण, खास तौर पर शायद साल भर के अंदर तीसरे संग्रह पर बैठे संजीव बाबू। संजीव बाबू, संजीव नहीं सुन पा रहे हैं मुझको। सुन रहे, स्पीकर ऑफ है सर। अच्छा, सुन रहे हैं मनोज। ठीक है, ठीक है। मैं आप सबों को और खास तौर पर मीरा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलख जगाए रखिए, हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। धन्यवाद मनोज जी। बात को आगे बढ़ाते हैं और वो एक कहावत है ना कि फर्स्ट इज एन एक्सेप्शन, टू इज परफेक्शन। तो इस दूसरे संग्रह में जो कहानियां हैं, इन कहानियों पर और वो जो पहले संग्रह से दूसरे का छलांग है, इन दोनों पर एक रायशुमारी, हालांकि ये तो साल भर बाद होने चाहिए था, लेकिन मौका है किताब के लॉन्च का, तो एक टेक्निक के तौर पर मैं संजीव जी से आग्रह करूंगा इसके अराउंड अगर कहानी संग्रह पे बात हो सके अच्छा रहेगा। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि चंदन इस चीज पर थोड़ा और बोलेंगे, उसी में से सुन के हम लोग भी कुछ अपना निकाल लें। वो दूसरा रोल दे दिया ना इन्होंने। नहीं, लेकिन चंदन तुमको बोलना भी है सविस्तार। हाँ, मैं बोलूंगा। हाँ, ये खाली हम लोगों को हाँक लगाना नहीं है। नहीं, मैं नोट कर रखा है सर, मैं बोलूंगा। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मनोज को सुन के बहुत अच्छा लगा। मनोज की विशेषता है, जो उनकी अनुपस्थिति में आप लोगों को बता रहा हूं, कि वो समाज शास्त्र और समाज कार्य के विद्यार्थी और प्रोफेसर रहे, लेकिन साहित्य बाकायदा पढ़ते रहे। और मुझे याद है कि प्रियंवत की खरगोश कहानी उसको बड़ी प्रिय थी, और जब उसको ये समझ में आया कि हाँ, प्रियंवत से मिलवा सकते हैं ये लोग, तो उसने कहा कि अरे खरगोश कहानी वाले प्रियंवत, और वो कथादेश में पढ़ी हुई। इसी तरह प्रवीण का जो पहला संग्रह है छबीला रंगबाज का शहर, मुझे याद है कि बंबई यात्रा के दौरान उसने आधे से ज्यादा पढ़ी थी, और ये बात चर्चा में कही थी कि भाई किताब लेके मैं चला, अभी तो कमाल है, मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी। तो ये है कि मनोज यहाँ एक कहानी के सही पारखी के तौर पर भी थे, जैसा पारखी होने का दावा हम लोग करते हैं। इसलिए उन्होंने जो बोला वो बहुत ही बेशकीमत है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, मैं जब पहले संग्रह पे बात करने गया था, वो हमारे अच्छे दिन हुआ करते थे, संगोष्ठियां हॉल में संपन्न होती थी, अपने कमरे में बैठ के नहीं बोलना होता था, लोग मिलते जुलते थे, और हम चाय बिस्किट का खर्चा भी करवाते थे आयोजकों से। उस जमाने में जब छबीला रंगबाज का शहर पर चर्चा हुई, तो उसकी शुरुआत में ही मैंने डॉन कीहोते के एक प्रसंग के आधार पर यह कहा था कि जो किताब पढ़ के तारीफ करे वो तो करेगा ही, बिना पढ़े तारीफ करो तो एक बात। मुझे याद है कि उसी संगोष्ठी में मैंने एक बड़े विद्वान को सुना जिन्होंने खूब अच्छा बोला, और उस बढ़िया बोलने में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने पढ़ा नहीं था। जैसे छबीला के बारे में उन्होंने ये कहा कि राजनीति में जो लुम्पनाइजेशन चल रहा है उसका ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है। मैं सुन के दंग रह गया, मुझे समझ में नहीं आया कि जो छबीला बेचारा परसेप्शन और रियलिटी के फर्क का मारा हुआ है, जो एक बेचारा कैरेक्टर है, असल में उसका परसेप्शन तैयार किया गया है रंगबाज होने का, और अपने आप में एक बेचारा कैरेक्टर है, उसको राजनीति के लुम्पनाइजेशन के प्रतिनिधि कैरेक्टर के तौर पर कोई कैसे पेश कर सकता है। तो
ये न पढ़ के प्रशंसा करने वाला लोकार्पण के मौके पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि मनोज बहुत कम समय लेके आए और बाकायदा पढ़ के आए। ये कहानियां पढ़ी हुई हैं, इसका मुझे उनके बोलने में भी अंदाजा मिल रहा है। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ चंदन। मतलब ये समीक्षा का मौका तो है नहीं और शायद उसके लिए ज्यादा सोचने का वक्त भी चाहिए होता है, लेकिन 2-3 बातें मैं कहूंगा। एक तो ये कि इस संग्रह के मुखपृष्ठ पे जो इसकी कहानियों की एक विशेषता बताई गई है, एक वाक्यांश के माध्यम से, लोक कथा, मिथक और फैंटेसी को फेंट कर विकसित हुई कथा शैली। एक बारगी मुझे ये पढ़ के लगा था कि नहीं, ये तो सही स्टेटमेंट नहीं है, पर दोबारा जब मैंने कहानियों पर गौर किया, जो कि मेरी पहले से पढ़ी हुई कहानियां हैं सारी की सारी, तो मैंने गिना कि इसमें से 7 में से 4 कहानियां ऐसी हैं जिन पर ये बात लागू होती है। पहली कहानी जो एक राजा जो सीताफल से डरता था, वो तो पूरी तरह लोक कथा शैली में है ही, तद्भव में छपी हुई लंबी कहानी है, हम सब लोग जानते हैं उसको। और बची हुई 6 कहानियों में से 3 कहानियां ऐसी हैं जिनमें फैंटेसी परक कथा स्थितियां हैं, यानी ऐसी कथा स्थितियां जहां आप यथार्थवाद का जो वो एक वेरिसिमिलिट्यूड वाला आशय होता है, तादृशत्व वाला आशय होता है, उस आशय में जहां यथार्थवाद का अतिक्रमण किया गया। भाई यथार्थवाद के मतलब इतने सारे अर्थ हैं, इतने मायने हैं कि उसका कोई एक मतलब तो आज तक फिक्स हो नहीं पाया, लेकिन उसके सबसे बुनियादी और शुरुआती अर्थों में से ये अर्थ है कि दुनिया में चीजें जैसी होती दिखलाई पड़ती हैं उस तरह से कहानी में होती दिखलाई पड़े। यानी आपको दुनियावी लॉजिक पर, दुनियावी तर्क पर कहानी की घटनाएं दुरुस्त नजर आए। ये यथार्थवाद के बिल्कुल शुरुआती और बुनियादी लक्षणों में से है। मुझे लगता है कि सबसे लंबे समय तक यही चल पाएगा। इस अर्थ में यथार्थवाद का अतिक्रमण आपको 3 और कहानियों की कथा स्थितियों में दिखलाई पड़ता है, जिसमें से एक है सिद्ध पुरुष, दूसरी रामलाल फरार है और तीसरी वास्को डी गामा की साइकिल, जो इसकी शीर्षक कहानी है। आप देखेंगे कि वास्को डी गामा की साइकिल में बजरंगी जो उसके केंद्रीय चरित्र हैं, उनकी अपनी साइकिल से बातचीत होती है। तो ये साइकिल से बातचीत होने वाली डिवाइस यथार्थवाद के वेरिसिमिलिट्यूड वाले आशय को देखते हुए उसका अतिक्रमण करना हुआ। इसी तरह सिद्ध पुरुष कहानी में एक तो मृत व्यक्ति के लौट आने और उससे बात होने का जिक्र है, और दूसरे पीछे के घटनाक्रम को जिस तरह गोल गोल घूमते हुए समय में पीछे जाकर व्यक्त किया गया है। तो गया साहब समय में पीछे चले गए और वहां जाकर वो देख रहे हैं कि क्या उस गुजरे हुए अतीत को दुरुस्त किया जा सकता है, क्या अपने को वैसा करने से रोका जा सकता है जैसा मैंने किया। ये जो दोनों प्रसंग हैं वो यथार्थवाद का अतिक्रमण करते हैं। और रामलाल फरार में तो आप जानते ही हैं कि उसमें बाकायदा कहानी का केंद्रीय चरित्र गायब हो जाता है और अपने सारे विवरणों को लेकर गायब हो जाता है। लेखक परेशान है, जो नरेटर है, कि अब मैं उस कहानी का क्या करूंगा, और तब उसकी रामलाल से बात होती है और उस बात में उसके शिकायतें सामने आती हैं। तो इन तीनों में ये फैंटेसी परक युक्तियां इस्तेमाल हुई हैं। अब आप गौर करेंगे कि ये जो यथार्थवाद के आगमन से पहले का दौर था, उसमें तो लेखक को इसका परमिट हमेशा मिला रहता था और कोटा भी फिक्स नहीं था। वो जितना चाहे वो उतना इस तरह की कथा स्थितियां पैदा कर सकता था और वर्णित कर सकता था। वहां यह संभव था कि तोता जो है वो राजकुमारी का रूप वर्णन करे राजा के सामने और राजा सुनकर बेहोश हो जाए। वहां यह संभव था कि खलनायक जो है वो साधु का वेश धरकर नायिका के पास पहुंचे और उसका अपहरण करके पुष्पक विमान पर बिठा के हजारों मील दूर ले जाए। तो यथार्थवाद के आगमन से पहले के दौर में इसका परमिट लेखक के पास हमेशा था। यथार्थवाद के आगमन के बाद के दौर में जब कोई लेखक ये परमिट लेता है तो
एक पाठक के रूप में, जो जो यथार्थवाद के अभ्यस्त पाठक है, एक पाठक के रूप में हम ये सोचते हैं कि निश्चित रूप से ये स्पेशल परमिट है। स्पेशल परमिट किसी स्पेशल प्रयोजन के लिए, एक विशेष प्रयोजन के लिए, और वह प्रयोजन होगा कोई विशेष अर्थ देना। वो प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकता है, उससे भिन्न कोई और अर्थ भी हो सकता है। तो ये जो फैंटेसी परक युक्तियां हैं, ये एक पाठक के रूप में हमको एक्टिवेट करती हैं, हमको एक सक्रिय पाठक बनाती हैं। हम उपभोक्ता पाठक नहीं रह जाते, उसके बाद हम कहानी में शामिल हो जाते हैं और उसका अर्थ लगाना शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि इस तरह का अर्थ लगाना कभी भी खत्म नहीं होता और कभी भी अंतिम नहीं होता। आप वहां तक एग्जैक्टली पहुंचने का दावा नहीं कर सकते हैं जहां से लेखक ने शुरू किया था। मतलब ये प्रतीक अगर एक कोडिंग सिस्टम है, तो उस कोडिंग सिस्टम में क्या कोड किया गया है, इसका अंतिम रूप से सत्य बता पाना बहुत मुश्किल है। तो अब मिसाल के लिए, अगर आपके सामने एक मृत पात्र जीवित हो जाता है या मृत पात्र आकर उपस्थित होता है और ये कहता है कि तुमने मेरी हत्या करवाई और उसके पीछे तुम्हारी ये मंशा थी, तो इस मृत पात्र के आने को लेकर आप एक सक्रिय पाठक बनकर सोचना शुरू करते हैं और उसमें अपना अर्थ लगाना शुरू करते हैं। और विश्वनाथ त्रिपाठी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जो पाठक होता है ना, वो जब अर्थ लगाता है तो उससे एक खुशी मिलती है। ये पठन की खुशी है, आप अर्थ लगाकर खुश होते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रवीण ने इन कहानियों में ये जो फैंटेसी परक युक्तियां इस्तेमाल की हैं, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है कि वो पाठक को एक सक्रिय पाठक बनाते हैं, उसको अर्थ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, उसके हाथ में एक एजेंसी देते हैं। उस एजेंसी का होना पाठक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये स्पेशल परमिट उनकी इन कहानियों में लिया गया है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई लेखक जो एक तरह से चर्चाओं के माध्यम से ये जान गया है कि उसका यूएसपी क्या है, वो जब अपने यूएसपी से निकलकर कोई और काम करता है तो वो एक बहुत बड़ा जोखिम लेता है। एक नहीं बल्कि दो। एक जोखिम तो ये लेता है कि जो उसकी विशेषज्ञता थी उससे अलग दूसरे फील्ड में कहीं वो फिसड्डी साबित न हो। और दूसरा जोखिम ये लेता है कि जो आलोचक है वो आमतौर पर सहूलियत ढूंढते हैं, वो चाहते हैं कि एक खांचा बना दें और कहानीकार को उस खांचे में हटा दें, तो आलोचना का काम बहुत आसान हो जाता है। तो दूसरा जोखिम वो लेता है आलोचक की ये सहूलियत छीन लेने की। प्रवीण ने ये दोनों जोखिम उठाए हैं इस संग्रह में और मेरा ख्याल है कि इन दोनों में वो बहुत ही सफल रहे हैं। जो राजनीति की जमीन है और जमीन की राजनीति, मुझे लगता है कि वो प्रवीण का यूएसपी था जो छबीला रंगबाज का शहर से स्थापित हुआ। और एक तरह से मैं भी ये मानकर चलता था, जो कि आमतौर पर उनकी कहानियों का पहला पाठक होता हूं, मैं भी ये मानकर चलता था कि प्रवीण सबसे अच्छा काम वही करेंगे जहां उनको बिल्कुल मोहल्ले गली मोहल्ले की राजनीति और ऊपर की राजनीति का जो तलछट में अंश आता है उसका वर्णन करना हो, क्योंकि उसकी जबरदस्त पकड़ है। वो आप नया जफरनामा पढ़िए चाहे छबीला रंगबाज का शहर पढ़िए, आपको उसके ऐसे डिटेल्स मिलेंगे कि आप चौंक जाएंगे कि इसके पास कहां से इतनी खबरें हैं। तो मैं भी ये यूएसपी मानकर चलता था, लेकिन मैंने देखा कि सिद्ध पुरुष और रामलाल फरार है जैसी कहानियों से एकाएक प्रवीण ने यह साबित किया कि एक दूसरे हल्के में भी वो उतनी ही बेहतर कहानियां दे सकते हैं। और सिद्ध पुरुष तो मैं मानता हूं कि बड़ी ही कमाल की कहानी है, क्योंकि मैं यहाँ ये शेयर करूं कि वो कहानी आलोचना में छपने के लिए मेरे पास थी और रामलाल फरार है उसके बाद आई, और मेरे लिए यह बहुत ही दुविधा का विषय था कि इन दोनों में से कौन सी कहानी ली है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक पाठक के रूप में सिद्ध पुरुष के पक्ष में था और मुझे ये लगता था कि रामलाल फरार है में बहसों को उठाने की और आज के विमर्शों को समेटने की जो क्षमता है, उसकी वजह से ये शायद ज्यादा बड़े दायरे में फैल पाएगी कहानी। आखिरकार अपनी व्यक्तिगत पसंद को छोड़ना पड़ा और एक संपादक के रूप में बड़े दायरे में फैलने वाली कहानी, संभावित रूप से बड़े दायरे में फैलने वाली कहानी को मुझे चुनना पड़ा। लेकिन मैं अभी भी सिद्ध पुरुष को एक बहुत मार्मिक कहानी के रूप में देखता हूँ। एक ऐसी मार्मिक कहानी जो आपको बताती है कि
अच्छे लोगों की सबसे बड़ी समस्या उनकी अच्छाई है। वो अच्छाई है जो उनको हर जगह हरवाती है। और जिस तरह वो पूरी कहानी अनफोल्ड होती है, जिस तरह आपके पास धीरे धीरे एक एक करके स्थितियां खुलती चली जाती हैं और आप पीछे जाकर देखते हैं कि जिस अतीत को दुरुस्त नहीं किया जा सकता उस अतीत में क्या क्या हुआ था, तो आप कहानी कहने की उस कला पर चकित भी होते हैं और मुग्ध भी होते हैं। तो मुझे वो कहानी खासी पसंद है। मैं कह ये रहा हूं कि ये जो अपना यूएसपी छोड़कर दूसरे तरह की कहानी लिखने का जोखिम है, इस जोखिम को प्रवीण ने बहुत सफलतापूर्वक उठाया है और उसमें सफल रहे। तीसरी चीज, बस यही मेरी आखिरी बात होगी, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रवीण की पीछे की कहानियों को पढ़ते हुए ये एहसास नहीं होता था कि जिसको हम मार्मिक क्षणों की पहचान कहते हैं और उसका ठहर कर विवरण देना कहते हैं, वो प्रवीण के यहाँ बहुत ज्यादा आएगा नहीं। उनके यहाँ एक वाक्पटु नैरेटर था और जमीन की राजनीति थी और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक मजेदार किस्म की कहानी। जाहिर सी बात है कि उसमें यथार्थ की परतें भी बहुत थी, तो ऐसी एक कहानी बना सकता था। मुझे इन कहानियों को पढ़ते हुए ये पहली बार समझ में आया कि प्रवीण बहुत ही मार्मिक क्षणों को बहुत सधे हुए हाथों से पकड़ सकते हैं। आप देखिए कि जो शीर्षक कहानी है वास्को डी गामा की साइकिल, मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मैं बार बार सिद्ध पुरुष का जिक्र नहीं करना चाहता, नहीं तो सिद्ध पुरुष से इसके उदाहरण बेहतर मिल सकते हैं। लेकिन वास्को डी गामा की साइकिल में आप देखेंगे कि बजरंगी रात को एक सपना देखते हैं और वो रात खास रात है। मतलब वो विशेष रात इसलिए है कि घर पे कूलर लग गया है और उसकी ठंडी हवा में चादर ओढ़ के सो रहे हैं और दिन भर अपनी राजनीतिक दौड़ धूप के कारण पिंडलियों में दर्द हो रहा था, तो पत्नी से कहा है कि मेरे पैर पर अपना पैर रख दो, और इससे उनको बड़ा आराम मिल रहा है। और इसके बाद वो सपना देखते हैं और सपना ये है कि जो इथोपिया का बंदा है वो उनको लेके गया है एक बहुत बड़े खुले मैदान में जो आसमान से भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है, और वहां वो कहता है कि वो मेरी दादी है, एक पेड़ के नीचे बैठ के वो साग पका रही है। और बजरंगी वहां जाते हैं तो देखते हैं कि पास जाने पर कि दादी तो सोलोमन की नहीं है, दादी तो इनकी अपनी है, ईया, जिसको ईया कहते हैं। और ईया जो साग पका रही है वो एकदम वही खुशबू है जो बचपन में ईया के बटुली में पकते हुए साग की हुआ करती थी। ये लंबा चलता है ये सपना, और आप देखेंगे कि बिल्कुल बनावटी सपना नहीं लगता, ये सचमुच लगता है कि इस तरह के सपने हो सकते हैं। और सपनों में इसी तरह जगह, कैरेक्टर्स, स्थितियां अपने आप बदलती हैं और उसको बड़े सधे हुए हाथों से कहानीकार खोलता है। ये जो सधे हुए हाथ वाली बात मैंने कही, इस पर मैं आखिरी बात कह रहा हूं, वो ये कि प्रवीण के यहाँ चीजों का वर्णन करने में मिथ कथन और संतुलन बहुत ज्यादा है। जैसे वास्को डी गामा की साइकिल कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बजरंगी जिस भैया जी के टंडेल के रूप में या उसके एक प्यादे के रूप में काम कर रहे हैं, वो भैया जी हिंदुत्ववादी राजनीति की ओर चले गए और वो अपनी पहचान की बात करते हैं। वो पहचान क्या है? हाथ में भगवा धागा होना चाहिए, ललाट पर तिलक होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। बजरंगी भी उनकी बात सुन सुनकर ये बात करने लग गए हैं कि पहचान बड़ी चीज है, अपनी पहचान को याद रखना चाहिए और एसर्ट करना चाहिए। ये वो कहीं नहीं कहते, लेकिन उसमें ध्वनि आती है। लेकिन वही बजरंगी दिल्ली में दंगा होने के बाद भैया जी का फोन आने पर वो फोन नहीं उठाते, कहानी यही खत्म होती है। आप इशारे में ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं कहानी में, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको इतने संतुलन और इतने इशारों में भी कहना ठीक नहीं होता। कुछ चीजें फर्राटे से और मुखर होकर कही जानी चाहिए।
मुझे वास्को डिगामा की साइकिल को पढ़ते हुए अंदर से ये तलब हुई कि ये कहानी पॉलिटिकली और मुखर हो जाती। और कुछ जगहों पर, मैं हर जगह नहीं कहता हूं, अगर 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 हर जगह किया जाए उस कहानी में आज की हिंदुत्ववादी राजनीति का सीधा सीधा चित्रण किया जाए तो शायद कहानी वैसी नहीं रह जाएगी जैसी वो है, या शायद उतनी मजबूत नहीं रह जाएगी। लेकिन कहीं एक जगह बहुत ठोस और मजबूत इशारों की जरूरत पड़ती है। ऐसा मुझे वास्को डिगामा की साइकिल को पढ़ते हुए लगा। मैं इस सीमा को बहुत संकोच के साथ कह रहा हूं। संकोच के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मुझे यह भी लगता है कि कहानीकार का बहुत मुखर होकर, बहुत वाचाल होकर न बोलना मैं खुद ही एक गुण मान रहा हूं, और मैं खुद ही उससे ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि किसी खास मौके पर वो वाचाल हो जाए। मुझे लगता है कि मेरी इन बातों में विरोधाभास है। ये विरोधाभास किस बिंदु पर जाकर रिजॉल्व होगा इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि मैं बतौर रचनाकार वैसा नहीं हूं जो ये कल्पना कर पाऊं कि ये कैसे रिजॉल्व हो सकता था, है ना। लेकिन मैं कहानीकारों के सामने इस तरह की चुनौतियां उछालता रहता हूं कि अगर ये विरोधाभास है तो इसको रिजॉल्व करने का सबसे बढ़िया बिंदु क्या हो सकता था। आप सोचिए, ये कैसे संभव होता कि एक बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस व्यक्ति न भी हो तब भी उसको हिंदुत्ववादी राजनीति की झलक उसमें मिल जाए, उसको बहुत सटल इशारों को, बहुत बहुत सूक्ष्म इशारों को खोलने की जरूरत न पड़े, और बावजूद इसके एक कहानीकार के तौर पर आपकी वो सटिलिटी बरकरार रह जाए। तो कुल मिलाकर मतलब बातें और भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं अनिल भाई को सुनना चाहता हूं, मैं चंदन आपको सुनना चाहता हूं, और ये भी चाहता हूं कि आप जो सवाल रखेंगे उस पर प्रवीण क्या जवाब दें, वो सारी चीजें सुनना चाहता हूं, इसलिए इसको अभी छोड़ रहा हूं। आखिरी बात बस ये कहूंगा इस सिलसिले में कि पहले संग्रह तक प्रवीण के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं निकलती थी मेरे अंदर से, और इस संग्रह के बाद सम्मान निकल रहा है। अब आशीर्वाद और शुभकामनाओं का दौर नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात चित्रित, बहुत अच्छी बात, काफी कुछ समझने को मिला। इसके बारे में जो आप बात कर रहे थे तो कमोबेश वैसे ही मेरी बात है, लेकिन उसको मैंने दूसरे एंगल से रखा कि हमें मतलब कहानियों की बात करें अगर, तो रिवेंज इस समय का एक, या फिर बहुत सारे समयों का एक की टॉपिक हो चुका है, रिवेंज, या एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवेंज। तो उसमें पश्चाताप को इतने सुंदर तरीके से लिखा है, गोगिया का जो पश्चाताप है जो आखिर में क्या है, और सबसे अच्छी बात है कि वो दूर तक ये करता है, उसको रिस्ट्रेन करता है कि नहीं, वो हावी नहीं होने देता है, वो अपने आप को ही वो जस्टिफाई कर रहा है बहुत दूर तक, लेकिन अंत तक आते आते जो उसका पश्चाताप हावी हुआ है, वो कैरेक्टर चाहे जैसे वो बसई दारापुर की संतानें, उसमें जो पिता जब वो कहता है कि किसने भाई किसको बचाया है, तो ये जो हरियाणवी टच इन्होंने पकड़ा है, दैट इज ऑल्सो बहुत अच्छी बात है। तो एक लोकल चेंज करते हैं लोग, और क्या करते हैं कि हमेशा वापस लौटना चाहते हैं, तो दिल्ली चले गए और वहां से अपनी कहानियों में हमेशा आना चाहते हैं। तो वह चीज इन्होंने छोड़ी है, और उन्होंने जहां गए हैं वहां का लोकल उठाया है। यह बहुत अच्छी ये दोनों कहानियां हैं। आगे हम सबके चहेते कहानीकार, प्रिय कहानीकार अनिल यादव जी से मेरा आग्रह है कि वह अपनी बात इस संग्रह पर और प्रवीण की कहानियों पर रखें। धन्यवाद चंदन, और संजीव जी को सुनते हुए बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो आज लोकार्पण हो रहा है, इसकी एक खास बात है, वो ये है इसमें मनोज झा का शामिल होना। आमतौर पे होता क्या है कि राजनेता लेखकों को पुरस्कार देते हुए पाए जाते हैं, और उसके पीछे भाव ये होता है कि आपने जो
लिखा है उसको हम समझते हैं, हम उसका मूल्यांकन करना जानते हैं, और ये हम हैं जो आप पे रोशनी डालते हैं। आपको हम पुरस्कृत करते हैं या तिरस्कृत करते हैं। हालांकि उन्होंने उसका कुछ नहीं पढ़ा होता है, उनका साहित्य से कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे यहाँ जो ज्यादातर राजनेता हैं उनकी स्थिति यही है। तो वो एक बड़ी फेक गतिविधि है और लेखक भी उसमें अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस करता है। लेकिन मनोज कुमार झा वैसे राजनेता नहीं है जिनका लिखने पढ़ने से कोई वास्ता न हो और सीधे पुरस्कार देने चले आए। ऐसे राजनेता नहीं है। तो ये अच्छा है जिसमें आलोचना अपनी क्रेडिबिलिटी को खो रही है और साहित्य का दायरा लगातार बढ़ रहा है। तो जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं उनको किताबों के लॉन्च में, किताबों पे बातचीत में, साहित्य पे का जो विमर्श है उसमें शामिल होना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों के लोग, चाहे वो राजनीति से हों, चाहे विज्ञान से हों, एकेडमिक्स से हों, जब आएंगे इस तरह की चर्चाओं में और कार्यक्रमों में तो निश्चित तौर पे जो कुछ भी हमारा साहित्य का दायरा है वो और प्रॉस्परस होगा और बड़ा होगा। तो ये एक नई बात है। पहली बार मैं किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल हूं जिसमें एक पॉलिटिशियन भी है, और इसका मैं स्वागत करता हूं कि अच्छे पॉलिटिशियंस को इस तरह के कार्यक्रमों में बुलाया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम काहे का लोकार्पण कर रहे हैं, हम काहे का अर्पण कर रहे हैं। एक किताब है जो आज हम उससे लोगों को परिचित करा रहे हैं और जो कल से बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो अर्पण है जिसके बारे में हम बहुत कुछ सुनते रहे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पूजा पाठ समर्पण सब इसमें शामिल है, लेकिन इसके बीच में पूंजी है। तो इसको अगर पुस्तक से परिचित कराना कहा जाए तो ये ज्यादा ठीक है। और वक्तव्य से बेहतर होता कि अगर हम लोग इस पे बातचीत करते तो उसमें ज्यादा चीजें निकल के आती। लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा कि मेरी क्या राय बनी इस कलेक्शन को पढ़ने के बाद। चूंकि संजीव कुमार जी ने एक आलोचक की हैसियत से कम बोला, एक अध्यापक, एक मित्र और एक पाठक की हैसियत से ज्यादा बोला, तो मैं थोड़ा आलोचक वाली सीट पे बैठ के बोलने की कोशिश कर रहा हूं। प्रवीण की सबसे अच्छी बात जो डेवलपमेंट है पिछले कलेक्शन से लेकर के और आज तक, और प्रवीण से मेरी बातचीत भी होती रहती है और मैं समझ सकता हूं क्योंकि हम लोग एक ही माटी पानी के हैं। आरा और गाजीपुर और बनारस की जो सांस्कृतिक जमीन है, जो भाषिक जमीन है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं, बहुत कुछ हम लोगों का साझा है। तो मैं एक नई चीज देख रहा हूं कि प्रवीण की में एक नई विशेषता आई है, वो है फ्लूइडिटी, जिससे ये संभव होता है। ये फैंटेसी वाला काम, यथार्थ के अतिक्रमण वाला काम जिससे संभव होता है, वो एक नई बात है। तो ये फ्लूइडिटी का कारण मैं इस तरह से देख पाता हूं कि हमारे समय का जो जटिल यथार्थ है, जो कॉम्प्लिकेशन है, उसको यथार्थवादी तरीके से कह पाना, आम को आम, सुई को सुई, पेड़ को पेड़ कहते हुए कहानी को कह पाना अब संभव नहीं रह गया। इस सच को पकड़ने के लिए आपको कल्पना का, फंतासी का, और भी आपका मन जहां ले जाए उन सारी टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ेगा। और ये जो फ्लूइडिटी है ये समय नहीं मानती, देश नहीं मानती, विचारधाराओं को नहीं मानती, नैतिकताओं को नहीं मानती। एक पैरेलल दुनिया गढ़ने की कोशिश करती है और उस दुनिया के अंतर्विरोध, उस दुनिया का डायनामिक्स ऐसा होता है कि हम अपने समय के जटिल यथार्थ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, या प्रवीण यही कर रहे हैं इन दिनों। तो इसके लिए मैं खास तौर से उनको बधाई देता हूं, क्योंकि इस समय ज्यादातर लोग यथार्थ को यथार्थ की तरह, आम को आम की तरह ही कहने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में
इसको एक टेक्निक की तरह डेवलप करना और इसको साधना हिम्मत का काम है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। लेकिन मैं यही 2-3 सवाल भी उठाता हूं कि एक तो जैसे जो लीड स्टोरी है, प्रमुख कहानी है वास्को डी गामा की साइकिल, उसमें वास्को डी गामा 2 बार आता है। एक बार जो 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 हमारे मुख्य चरित्र हैं बजरंगी, उनके घर के सामने साइकिल की दुविधा को दूर करने के लिए आता है, और दूसरी बार बाद में आता है। लेकिन ये वास्को डी गामा को लाया ही क्यों गया? ये साइकिल बजरंगी के किसी पूर्वज की हो सकती थी। उसका कोई पूर्वज हो जिसको अपनी साइकिल बहुत प्यारी हो। अगर समय के पीछे जाएंगे, आजादी के आसपास जाएंगे, तो साइकिल देहातों में बड़ी दुर्लभ और विलक्षण चीज हुआ करती थी। हो सकता है उसके पुरखे का उस साइकिल से बहुत लगाव होता, वो असमय मर गया होता और बाद में बजरंगी जो है उस साइकिल से बातचीत कर। लेकिन ये वास्को डी गामा क्यों? प्रवीण का तर्क ये है कि वास्को डी गामा इसलिए कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, और अब वास्को डी गामा से एक काम अधूरा रह गया था, वो भारत के समाज के सेकुलर, उदार और विभिन्न धर्मों के बीच में सद्भाव और मैत्रीपूर्ण चरित्र की खोज। लेकिन ऐसा करते हुए वास्को डी गामा कहीं दिखाई नहीं देते उसमें, मतलब उनकी कोई भूमिका ही नहीं। तो जैसा कि अंतोन चेखव कहानी के बहुत बड़े उस्ताद हुए हैं, और वो कहते हैं कि अगर कहानी के किसी दृश्य में किसी कमरे में बंदूक दिखा रहा है लेखक, तो कहानी खत्म होते होते कम से कम एक बार उसको चलना जरूर चाहिए। तो वास्को डी गामा की कोई भूमिका दिखती नहीं। ऐसा लगता है कि वास्को डी गामा एक अजीबोगरीब नाम है और उसको ध्यान खींचने के लिए बीच में लाया गया है। दूसरी बात है साइकिल। वो एक मार्मिक बात है। साइकिल इस पूरी कहानी में बजरंगी जो हमारा मुख्य पात्र है, उसकी दोस्त और उसकी कॉन्शियंस कीपर के रूप में सामने आती, जो उसके जिंदगी की बहुत क्रूशियल चीजें हैं उसके बारे में उनको परामर्श देती है और उसको मनवाने की कोशिश करती है, बजरंगी का मजाक भी उड़ाती है। तो एक सवाल ये दिमाग में आता है कि क्या अब कोई आदमी नहीं हो सकता था साइकिल की जगह? क्या अब मशीनें ही आदमी की चेतना की रक्षक होंगी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त होंगी? अब आदमी आदमी के बीच भरोसे का, मैत्री का और उसके जिंदगी की सबसे निर्णायक किस्म के परामर्श देने की भूमिका खत्म हो रही है। अब साइकिल, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें ही आदमी की असली दोस्त रह जाएंगी? क्या आने वाले दिनों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज हम देख रहे हैं, उसी के साथ आदमी की मैत्री होगी? ये एक बड़ा प्रश्न ये कहानी मेरे नजर में उठाती। लेकिन ये कहानी मुझे एक बिंदु पे जरा और कमजोर लगती है कि बजरंगी को हम देखते हैं कि एक बहुत मेहनती आदमी है जो भीड़ का प्रबंध करते हैं भाई जी के लिए, और बजरंगी अपना वर्चस्व चाहते हैं, अपना सामाजिक दायरा बड़ा करना चाहते हैं, दिल्ली में आकर के वो प्रभावशाली होना चाहते हैं, और वो अवसरवादी भी हो गए। जैसे एक दृश्य आता है कि बड़ा नेता जो बड़े वाले साहब हैं, वो उससे पूछते हैं कि आप करते क्या हैं बजरंगी? तो बजरंगी कहते हैं कि बजरंगी लोहा गलाने वाले मजदूर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि फैक्ट्री है, छोटा सा फैक्ट्री है, बहुत छोटा सा, और वो उसकी विनम्रता से बहुत इंप्रेस होते हैं। तो बजरंगी जब इतने दुनियादार हैं और जिस जमीन से वो आए हैं, जिस तरह के धक्के खा रहे हैं, जिस तरह के लोगों के बीच में हैं, वो भाई जी की जो मंशा है कि हिंदू धर्म खतरे में है, इसकी रक्षा करना है, इसको वो इतना देर में क्यों पहचानते? और अगर साइकिल के बजाय इसको वो अमजद के जरिए पहचानते, हालांकि इस पहचानने में अमजद की भी एक छोटी सी भूमिका है, सोलोमन की भी भूमिका है, मीजो की भी भूमिका है, वो एक सामूहिक सम्मिलित प्रभाव।
तो बजरंगी इसको देर में रियलाइज करते हैं। लेकिन फिर भी ये कहानी जो हमारा समकाल है, जो सबसे बड़ा फरेब हिंदुत्व की राजनीति ने बुना कि वो जिन लोगों के खिलाफ है, जिन गरीब लोगों के, मजदूरों के, किसानों के, दलितों के, बजरंगी ऐसा लगता है कि या तो पिछड़ी जाति के होंगे या दलित होंगे, उनको उसने अपने मोह पाश में, अपने भ्रम में बड़े आसानी से ले रखा है, उनको अल्यूर किया हुआ है उसने। तो बजरंगी इसको काट के निकलते हैं, यही इस कहानी की उपलब्धि है। और अच्छा होता कि ये कलेक्शन हिंदी के साथ साथ राजपाल एंड सन्स अंग्रेजी में भी लाए होते, तो इस कहानी की रीच अपनी सीमाओं के बावजूद और दूर तक होती। जो एक और एम्बिशियस कहानी है इस कलेक्शन की, सिद्ध पुरुष, जिसकी बात अभी उन्होंने संजीव जी ने की थी, तो मैं ये कहना चाहूं कि जिस अपराध बोध का, जिस शरीफ पढ़े लिखे, बड़ा अच्छा होता कि अगर जिनके सामने ये वेबिनार हो रहा है, जो इसके दर्शक हैं, जो इसके वो लोग हैं, अगर उन्होंने ये कहानी पढ़ी होती तो ये बात करने में, इसकी अंदर एंटर करने में और जाके वहां से डिकंस्ट्रक्ट करने में, एनालाइज करने का फिर एक बड़ा अर्थ होता, ताकि उसको लोग समझ सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत सारे लोगों ने ये कहानी पढ़ी है। लेकिन फिर भी एक बात मुझे कहनी है इस कहानी की आलोचना में, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि जिस अपराध बोध को एक ग्लैमर, एक नैतिक आभा संजीव कुमार दे रहे हैं कि अच्छे आदमी की सबसे बड़ी बुराई उसका अच्छा होना है, गोगिया जी के भीतर का ये अपराध बोध कि मैंने क्यों हत्यारों को इंजीनियर शर्मा का पता बता दिया, और इसी गुत्थी को जाकर के वो पास्ट में जाकर के हल करना चाहते हैं, और जबकि जो शर्मा है वो भविष्य में जाकर के उनसे मुठभेड़ करता है और उनको डोमिनेट करता है, उनको आरोपित करता है कि तूने मेरी जान ले ली, तूने मेरी हत्या करा दी। और इसके अपराध बोध में गोगिया पढ़ते हैं। तो क्या ये अपराध बोध ऐसी चीज है कि जिसका महिमा मंडन किया जाए? क्या ये अपराध बोध होना चाहिए? एक भ्रष्ट इंजीनियर जिसने अपने पैसे की ताकत पे अपने बगल में रहने वाले शरीफ, मेहनती, ईमानदार और एक अच्छे नागरिक की सारी उपलब्धियों को अंडू कर दिया है, उससे उसको सरपास कर दिया। वो इसको डिस्प्ले करता है, दिखाता है कि तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी शराफत 2 कौड़ी की है, असल चीज है पैसा, जिससे हम जैसी चाहे वैसी छवि का प्रबंधन कर सकते हैं और जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं। और देखो मान्यता हमें मिलती है, तुम्हें नहीं मिलती, तुम्हारी शराफत 2 कौड़ी की। तो ये अपराध बोध क्या सही अपराध बोध है? मुझे लगता है कि ये अपराध बोध एक रूमानी ख्याल से आया है, एक इम्प्रैक्टिकल और रोमांटिक ख्याल कि जीवन बहुत पवित्र है, इसकी हर हालत में रक्षा की जानी चाहिए, किसी भी तरह से इसके विनाश का कारण नहीं बनना चाहिए, यहां से पैदा हुआ है। और जो लोग इस रोमांटिक अव्यवहारिक ख्याल को व्यक्त कर रहे होते हैं और बड़े प्रमुदित हो रहे होते हैं कि वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, वो उस समय रोटी खाते हुए गेहूं का जीवन ले रहे होते हैं, सब्जी खाते हुए आलू और भिंडी का जीवन ले रहे होते हैं, चिकन खाते हुए मुर्गे का जीवन ले रहे होते हैं, रास्ता चलते हुए चींटी का जीवन ले रहे होते हैं। तो ये एक हिपोक्रेटिक ख्याल है, और मुझे लगता है कि जीवन ऐसा ही निर्मम है, उसमें किसी रोमांटिसिटी के लिए, रोमांटिसाइजेशन की और किसी अव्यावहारिकता की जगह नहीं। तो ये अपराध बोध कोई कि मेरे बताने से शर्मा मर गया और शर्मा का आके उसको डोमिनेट करना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको, और शर्मा का ये कहना कि तुमने अपनी सिद्ध पुरुष होने का भ्रम, मतलब अपनी अच्छाई, अपनी नैतिकता के को तुमने साध लिया है और उसकी हिफाजत, अपनी छवि की, नैतिक छवि की रक्षा के लिए तुमने मुझको मरवा दिया। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ वैचारिक क्लैरिटी होती,
जो रोमांटिक घटाटोप हमारे ही हिंदी साहित्य ने और दूसरे भाषाओं के भी साहित्य ने बहुत सारी चीजों के मामले में जो रचा हुआ है, प्रेम के मामले में जो फालतू का घटाटोप रचा हुआ है, माँ के मामले में, नदी के मामले में, चिड़िया के मामले में, तो अगर क्लैरिटी होती तो इससे बचा जा सकता था। लेकिन टेक्निक के लेवल पे, प्रविधि के लेवल पे ये कहानी जबरदस्त है। और इस मामले में मैं फैंटेसी के मामले में प्रवीण कुमार को उदय प्रकाश से आगे का कथाकार मानता हूं। उदय प्रकाश की जो फैंटेसी है, की जो उड़ान है, वो लीनियर है, एक रेखीय है, वो सिर्फ एक दिशा में जाती है और एक दिशा में जाते हुए वो बहुत बारीक ब्यौरों, बहुत बारीक डिटेल के सहारे उसको विश्वसनीय बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रवीण कुमार की सिफत ये है कि ये कभी कहीं भी अपनी फैंटेसी को विश्वसनीय बनाने की कोशिश नहीं करते। बहुत ही कूल तरीके से उनका एक कैरेक्टर पीछे चलते हुए पास्ट में चला जाता है, वहां जाके अपने जीवन की गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करता है। एक कैरेक्टर ठीक उल्टी दिशा में चलते हुए भविष्य में चला आता है। वो जहां मिलते हैं, दोनों की मुलाकात का सारा ब्यौरा सीसीटीवी में, क्लोज सर्किट कैमरे में दर्ज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेचैनी है, बड़ी बेचैनी है प्रवीण कुमार में। और ये जो लगातार वो फैंटेसी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये किसी बड़े यथार्थ को पकड़ने की जद्दोजहद है। अगर वो लिखते रहे, बीच बीच में मोहभंग के शिकार भी होते हैं, वो कहते हैं का हो, लिखें कि ना लिखें, लिखे के चाहिए कि ना लिखे के चाहिए। तो अगर इस डिलेमा से निकल करके और इसको वो साधते हैं तो वो किसी बड़े यथार्थ को पकड़ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक इसी तरह का रोमांटिक ख्याल जो तीसरी बड़ी कहानी है, बसई दारापुर की संतानें, उसमें भी ये तो हम प्रेमचंद के जमाने से पढ़ते आए हैं कि गांव, मिट्टी, किसान। लेकिन ऐसा क्या है कि गांव लगातार शहर की तरफ जा रहा है और गांव की आत्मा लगातार खत्म हो रही है। गांव शहर होना चाहता है, गांव कस्बा होना चाहता है, कस्बा शहर होना चाहता है। और शहर का वर्चस्व लगातार हर मामले में, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे सांस्कृतिक मामला हो, चाहे नैतिक मामला हो, ग्रामीणों पे बढ़ता जाता है। और अब ये स्थिति है कि ये जो अपनी माटी के प्रति प्रेम का मिथक है, ज्यादा मुआवजा पाने के एक प्रहसन में बदल गया है। सरकारी परियोजनाओं में जहां ज्यादा ये सारा माटी नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, ये सब इसलिए किया जाता है और करना भी चाहिए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिल सके। और जैसे ही ज्यादा मुआवजे का ऐलान होता है, मिल जाता है, ये सारा प्रेम बिला जाता है, सारी जमीनें दे दी जाती हैं। पिछले 30 सालों में पूरे भारत में घूम के रिपोर्ट करते हुए मैंने एक किसान नहीं देखा कि वो कितना भी मुआवजा दिया जाए, वो कह दे कि मैं अपनी माटी नहीं दूंगा, वो दे देता है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रवीण इस मामले में इसकी पड़ताल करेंगे, इस रोमांटिसिज्म की पड़ताल करेंगे कि वो जो चौधरी है अपनी जेब में मिट्टी डाल लेता है और फिर उससे पूछता है कि रे तू बांगर से, तू कहते हैं यहाँ आ गई। तो इसकी पड़ताल करेगा इसकी कि आखिर क्यों मिट्टी लोगों को छोड़नी पड़ रही है और शहर डोमिनेट कर रहा है। तो ये कहानी वहीं जाके रुक गई जहां हम बहुत समय से इनको देखते आए हैं। गांव के लोगों के की जो हदबंदी, उनकी तो कोई हदबंदी नहीं, ये हदबंदी दरअसल लेखक के दिमाग में है। चूंकि इन दिनों गांव से बहुत कम लेखक आ रहे हैं, इन दिनों गांवों में जो बदल रहा है वो यथार्थ बहुत कम आ पा रहा है। समस्या यहाँ, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये माटी, किसानी और हमारा गांव, इस रुमान को जो बहुत पुराना पड़ चुका है, बासी पड़ चुका है, कोई ग्रामीण लेखक आएगा, इसको ध्वस्त करेगा और बताएगा कि इस रुमान के आगे जिंदगी बहुत बड़ी है और वो विकसित होकर के किसी और दिशा में जा रही है। और किस कहानी की बात की जाए, हाँ, एक राजा जो सीताफल से डरता है।
इस कहानी को हम सब जानते हैं, चंदन भी जानते हैं, संजीव कुमार भी जानते हैं। ये बचपन में हम सब ने सुनी है कहानी। उस कहानी में एक गाना है जो बच्चे गाते हैं कि रजवा के कपड़ा पे दुई दुई सींग। ये सारंगी कहती है रजवा के कपड़ा पे दुई दुई सींग। तबला जो है कहता है किन्न कहा किन्न कहा। फिर ढोलक बताती है बब्बन हज्जाम कहा, बब्बन हज्जाम कहा। दरअसल बब्बन हज्जाम ने राजा के सिर पे सींग देखे थे। ये बात उनको बहुत परेशान कर रही थी। इस रहस्य को किसी से साझा करना चाहते थे। साझा करते मारे जाते तो उन्हें कटहल के पेड़ से किया। उस कटहल को काट के जब सारंगी, तबला, हारमोनियम बने, उनसे जो पहली महफिल सजी संगीत की, उसमें ये रहस्य बाहर आ गया। लेकिन इस कहानी में जो प्रवीण का फंतासीबाज दिमाग है, वो एक नई बात ले आया है। वो राजा नहीं है, वो एक कारपोरेशन का सीईओ है। जो उसका पूरा वर्णन है तो वो राजा, लेकिन मूलतः वो सीईओ है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज अपना सम्मान नहीं है, अपना अहंकार नहीं है पुराने राजाओं की तरह, अपने राज्य का विस्तार नहीं, प्रजाप्रियता नहीं है, बिजनेस है। वो चाहता है कि उसके राज्य में दिन और रात का फर्क मिटा देता है। जैसा कि हम देखते हैं जो कारपोरेट के ऑफिसेज हैं, वहां दिन रात का फर्क मिटा दिया जाता है। लोग एक्सटेंडेड लॉन्ग आवर्स तक काम करते हैं और बिजनेस सुप्रीम है, मुनाफा सुप्रीम है। उसके लिए वो राजा सब कुछ करता है, राजा प्रजाप्रिय। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कारपोरेट की बिल्डिंग्स में फाइबर और ग्लास का भरपूर इस्तेमाल होता है पारदर्शिता के नाम पे, पारदर्शिता की नौटंकी के लिए। वरना असली पारदर्शिता का पता तो उनके आईटीआर में और उनके जो और बुक्स हैं, फाइनेंशियल बुक्स हैं, उसमें पता चलता है। फिर क्रुएलिटी, कारपोरेट एक साथ जितना आपको लोक कल्याणकारी, अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने वाला, उनके छोटे छोटे भावनाओं की परवाह करने वाला दिखता है, लेकिन उसी के साथ जब उनकी छटनी करनी होती है, जब उनकी तनख्वाहें कम करनी होती हैं, उनसे ज्यादा काम करना होता है, तो वो जितना क्रूएल हो सकता है, पुरानी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। तो ये जो सीईओ राजा रचा है प्रवीण कुमार ने, ये एक काबिले गौर बात है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन, कि वो कारपोरेट सिस्टम राजा का फेल कहाँ होता है? नींद, जो इन दिनों सबसे कीमती चीज है, सबसे दुर्लभ चीज। खासतौर से जो लोग बहुत तनाव वाली, बहुत 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 दबाव वाली कारपोरेट की नौकरियां करते हैं, वो इस नींद की कीमत जानते हैं। और नागरिक वहां सोने की व्यवस्था करते हैं अपने ही घरों में बंकर बना करके, और इसी से वंचित करना चाहता है राजा उनको, और यही विद्रोह का एक कारण बनता है। और दूसरा, राजा की नाकामी यह है कि वो अभी छोटे छोटे जीव जंतुओं पे नियंत्रण नहीं कर पाया है, प्रकृति पे नियंत्रण नहीं कर पाया है, जिसके कारण सीताफल के बीज फैलते हैं और विनाश होता है। और सबसे प्रिय मेरी कहानी इस संग्रह की है हाफ पैंट। मुझे लंबी कहानियों ने बिल्कुल प्रभावित नहीं किया, क्योंकि ये लंबी कहानियां उस यथार्थ की कहानियां जो हमारा बहुत जाना पहचाना, हम दिन रात उनमें जी रहे हैं, भोग रहे हैं। और खास तौर से जब से मीडिया अपने सब कुछ को झूठी सच्ची कहानियों के जरिए ही अभिव्यक्त करने लगा है, वो बल्कि कहानी से ज्यादा नाटक करने लगा है, नाटक से आगे जाके फिल्म बनाने लगा है, आख्यान रचने लगा है, और पता नहीं क्या क्या करने लगा है। और इसमें बहुत सारे विद्रूप भी वो क्रिएट कर रहा है। तो बड़ी कहानियों से ज्यादा मुझे इस छोटी सी कहानी ने प्रभावित किया। ये एंड ऑफ इनोसेंस की कहानी, ये अबोधता के खत्म होने की कहानी है। उस उम्र की कहानी है जब हम नहीं जानते कि लड़का क्या होता है, लड़की क्या होती है। और जो हमारे आसपास मोरल पुलिस है, जिसमें हमारे माँ बाप शामिल हैं, हमारे टीचर शामिल हैं, पड़ोसी शामिल हैं और बाकी दुनिया शामिल है, वो हमको बताते हैं कि तुम लड़के हो, तुम लड़की हो। और जैसा कि सेमन द बोवार एक बात कहती हैं कि
औरत पैदा होती नहीं, बनाई जाती है। तो उस कहानी में जो पीटन देवी प्रिंसिपल है, जो क्रूएल है, परवर्ट है, वो संजू नामक 7वीं की लड़की को अपने क्रूएल तौर तरीकों से औरत बना रही है। तो मुझे ये एक एंड ऑफ इनोसेंस की बहुत मार्मिक कहानी लगी, जिसके लिए मैं प्रवीण को खास तौर से बधाई देता हूँ। और बाकी जिंदाबाद है, मैं राजपाल एंड सन्स को भी बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि ये किताब अंग्रेजी में भी आएगी और ताकि ये दूर तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत अच्छी बातचीत। इन द सेंस कि आप सवालों की अपेक्षा कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि उसमें इतनी अच्छी बात नहीं हो पाती। आपने जजमेंटल होने वाली लाइन पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कई सवाल आपकी बातों से हम लोग के मेरे मन में आए कम से कम। जैसे अगर हम अभी रिसेंट एक्सपीरियंसेस की बात करें, तो ये जो आपने माइग्रेशन पे बात कही कि अगर अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, अगर वो नेचुरल होता, ऑर्गेनिक होता, तब तो हम इसे मान लेते कोई घिसा हुआ सब्जेक्ट है या यूजलेस सब्जेक्ट है। लेकिन ये प्लान है, मतलब एक इनऑर्गेनिक एफर्ट्स हैं लोगों को अर्बनाइज करने के लिए, खास करके गांवों से आबादी को निकालने के लिए। मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था कि कोई अर्बन प्लानिंग है जो 2040 तक भारत की 68% आबादी को गांव से निकालकर शहरों में ले आना चाहती है। बिल्कुल संभव है। उनको मजदूर चाहिए, और उनको जो भी चाहिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कमेंट करने। मेरा बस ये कहना है कि एक इंडिविजुअल, मैं कैसे बता रहा हूं ये बात, कि जब अभी लॉकडाउन लगा तो एक हम लोग को छोड़ दें, हम लोग के फैमिली को, तो हमारे गांव का लगभग सारा परिवार वापस आ गया गांव में। वह सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको जो बंबई में थे सभी लोग खाए बिना मर रहे हैं, वैसा नहीं था। सबने अपना अच्छा खासा जमा कर रखा है, और अगर कोई 5,000 रुपए का किराया देकर बंबई से गांव आ जाता है तो इट मीन्स कि वो बहुत वेल सेटल्ड है अपने लाइफ में। लेकिन उसको मौका मिलते ही वो अपना छोड़ के गांव आ गया। अब उसकी जो भी कंडीशनिंग हो, गांव की अपनी राजनीति है, गांव में जहां आपको आराम मिलेगा, जो आपको कंडीशनिंग सूट करेगी वहीं आप जाएंगे। तो ये जो पॉइंट था कि जैसे बसई दारापुर की संतान है, एक्चुअली मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। वो कहानी मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने उस पर एक नोट भी लिखा था जब वो कहानी छपी थी। तो चांस की बात है कि हम लोग पालन पोषण भी गांव में हुआ और नौकरी भी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की है। तो वह जो अटैचमेंट है, आपकी वो बात भी बिल्कुल सही है। मैंने ऐसे लोगों को देखा, और जब पहली बार मैंने ऐसे लोगों से सामना किया कि जो मतलब इस बात से खुश थे कि ये जो आगरा हाईवे बन रहा था, वो उस समय इसका जो कंपनी बिला गई जेपी सीमेंट, तो उसका वो बड़े खुश थे अपनी जमीन देते हुए लोग। मतलब उनके पास ये प्री प्लान था कि ये पैसा आएगा तो ये उत्तराखंड में कहां पे उसके बदले जमीन लेंगे। तो वह भी प्लानिंग जमीन को लेकर ही थी कि वो वहां से सस्ती जमीन उत्तराखंड में मिल रही थी, तो अगर यहाँ 2 एकड़ जा रहा है तो वहां पे 10 एकड़ ले पाएंगे। लेकिन जो ये वो लोग थे जो हमारे साथ नौकरियां कर रहे थे, और इत्तेफाकन उन दिनों में वहीं काम कर रहा था, हरियाणा और पंजाब में। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आगरा के एग्रीकल्चर कॉलेज से पढ़े थे और हम लोग के साथ थे वहां पे। कहने का मेरा आशय है कि ये जो अर्बनाइजेशन ये फोर्स्ड है, और इसीलिए जैसे ही हमें मौका मिल रहा है हम अपने गांव की तरफ लौटना चाहते हैं। गांव की तरफ लौटने की जो राजनीति है, जो उसका इनोसेंस है, जो कुछ भी, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिविजुअल है उसको डिटैच करके बाहर ले आने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए इस थीम पर जो भी लिखा जाता है, कम से कम मुझे बहुत आकर्षित करता है। अगर मेरी अपनी बात हो तो मैं तो तुरंत गांव जाना चाहूंगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन नहीं जा पाता हूं। तो यह एक बात है। दूसरी बात, मुझे जो इनकी कहानी जो ये अच्छी लगी, जैसे आपने भी, संजीव सर ने भी कहा कि वो सटल कुछ ज्यादा हो गया है। एक्चुअली वो सटलिटी मुझे पसंद आई, वास्को डी गामा की साइकिल।
और मतलब अगर इनकी पहली कहानी छपने के हिसाब से, पहली कहानी में कह रहा हूँ, छबीला रंगबाज का शहर, और आखिरी कहानी बसई दारापुर की, सॉरी वास्को डिगामा की साइकिल, तो दोनों में अगर कोई फर्क है, मतलब दोनों में अगर कोई गैप क्रिएट हुआ है, सायास लेखक की एक गैप, जो कि वो दे रहे थे सर की पता नहीं कौन है जो पहचान ही नहीं पाया कि वो वहां पर, मुझे वो कहानी में अगर कहीं कोई, वो तो शानदार कहानी है छबीला रंगबाज, लेकिन अगर कहीं तनिकवा कोई लगा, अगर कहीं कोई कमी लगी, तो मुझे यही लगा कि वो सटल नहीं है, वो बहुत कहीं कहीं लाउड, वो ये बताना चाहती है कि ये छबीला का परसेप्शन है, प्लीज ट्राई टेक इट लाइक दैट। अगर वो परसेप्शन, अगर वो ना बताती है बात कि ये परसेप्शन है, मतलब लेखकों पे, पाठकों पे छोड़ देती, तो ग्रेटेस्ट स्टोरी जो हमने पढ़ा है, खास करके परसेप्शन बिल्डिंग की जो पूरी राजनीति है, तो बसई वास्को डिगामा की साइकिल में ये चीज मुझे इसलिए भी अच्छी लगी कि ये सिर्फ बजरंगी ही नहीं है जो लेट कर देता है समझने में, भैया भी बोल रहे थे कि बजरंगी लेट कर देता है समझने में, मैं बताऊं आपको, और मैं उनकी पॉलिटिक्स समझता हूँ, ज्यादातर एग्जाम्पल वाले भी होती हैं लाइव जो मैंने देखा हुआ है। तो मेरे कलीग बहुत सारे खुशी खुशी 14 में वोट कर रहे थे, वो प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या मैं उनके फेस वैल्यू पे कहूं तो हो सकता है कि उनको समझ में ना आ रहा हो, वो सब के सब बजरंगी बन गए। सबको बहुत लेट समझ में आया कि ये तो हमने ब्लंडर कर दिया है, क्योंकि बहुत छोटा सा सैंपल है वो मेरे पास, तो उसमें से बहुत सारे लोग विदेश माइग्रेट कर गए और हम लोग जिन लोगों ने वोट नहीं किया उसको यहाँ छोड़ गए। तो वह यह जो लेट समझ में आना है बजरंगी का, एक्चुअली मतलब बहुत बड़ा मतलब कहूँगा क्या कहूँ उसको, ये हमारे समय का बहुत बड़ा सैंपल है, लिटमस टेस्ट हो गया है वो, कि हम में से कितने लोग बजरंगी बने और कितने लोग अभी और इंतजार कर रहे हैं, मतलब और कितने दिन बाद जाके वो बजरंगी बनेंगे। ये एक चीज, जैसे आप, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, आज सुबह मैं सोच रहा था कि अगर रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है, क्या मुझे चंदन पांडे को मालूम है कि कौन कंपनी खरीदने जा रही है? मुझे शौक लगा, नहीं मुझे कुछ नहीं पता है, तब मैंने थोड़ा, अब वो जब हो जाता है, जब सीए का कानून आ जाता है तो हमें पता चलता है कि ऐसा हो गया। ऐसा तो है नहीं कि जो कानून बना रहे हैं उन्होंने कोई गोली खा रखी है और वन नाइट कंपल्सन के तौर पे कुछ कर देते हैं। उनके पास ब्लूप्रिंट है, अगले 10 साल का ब्लूप्रिंट है। एक मंदिर क्लोज किया तो अगला मंदिर का इशू खड़ा कर दिया। लेकिन हम जो ऑडियंस हैं बजरंगी हैं, और नाम भी बजरंगी चुना है, तो हम जो बजरंगी हैं वो हर घटना पे जानते हैं कि अच्छा हमारे साथ ऐसा हो गया, नाउ हमें वी हैव टू बिहेव लाइक अ गुड बॉय। वो यही होता है ना कि अंत में एक अच्छा बच्चा बन जाता है, जबकि उसको हिंट कई जगह कहानीकार देता है कि जब वो टीका लगाता है तो उसका चेहरा बंदर जैसा, मतलब वो जो फैलने लगता है गर्मी में तो उसका चेहरा बंदर जैसा दिख रहा है। यहाँ बंदरों के प्रति मेरा कोई ये नहीं है, लो फीलिंग नहीं है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है उस पर मैं कमेंट कर रहा था। इस लिहाज से मुझे लगभग सभी, जैसे आपने संजू वाली कहानी की बात कही, हाफ पैंट, सच में वो संजू का कैरेक्टर लाजवाब बिल्डअप हुआ है। वो लड़की जितना साइलेंट है, इनफैक्ट नवीन के हिस्से में उससे अधिक डायलॉग आए हैं, जो एक कैरेक्टर है, सबसे कम डायलॉग संजू के हिस्से में आए हैं, लेकिन जितना सुंदर वो कैरेक्टर बिल्डअप हुआ है, शानदार है। और हाँ, मृत पात्र की बात हो रही थी, क्या चांस है कि अभी इसी वर्ष एक बहुत अच्छा उपन्यास आया है सेहान करुणा तिलका का, तो उसमें एक आदमी है जो मार दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब उसको ही अपनी मौत का कारण पता लगाना है कि वो क्यों मार दिया गया, और वो उस पर अपना रिसर्च बिल्डअप करता है। तो चूंकि उन्होंने पहले उपन्यास में भी ऐसे संकेत दिए थे कि वो एक बार एक घटना कोई हो जाती है और उसके पीछे की पड़ताल करते हैं वो, तो ये एक समय ही ऐसा चल रहा है जहाँ पे, और आपने बहुत सही इशारा किया कि प्रविधियों के मामले में जो स्टोरी राइटिंग है, जो कहानी, और जब मैं स्टोरी की बात कर रहा हूँ तो फिक्शन का हर चीज कहीं ना कहीं या तो मीडिया से पीछे चल रहा है या बहुत अच्छा है तो मीडिया के बराबर चल रहा है। तो वह जिंक्स कैसे टूटेगा, इसका इन्होंने रामलाल फरार है में बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। एक्चुअली वह दिखने में तो कहानी ऐसे दिखती है कि वो रामलाल की कहानी है,
या रामलाल की तकलीफों की कहानी है। और खास करके नॉमेनक्लेचर पे बड़ा ध्यान है प्रवीण का। जो उसका दूसरा नाम रखते हैं वो रखते हैं अनुभव शेखर। एक तो अनुभव और दूसरा शेखर, जो कि मोस्ट रिबेलियस कैरेक्टर है हिंदी साहित्य का। तो अनुभव शेखर का जो जो नामकरण है, उसमें लेखक जो है, जो वाचक है उसका, लेखक मतलब जो उस कहानी का लेखक है, वो बड़ी अच्छी एक बात कहता है कि दुनिया जानती है कि मैं आम लोगों के लिए ही लिखता हूँ। जिधर आप इशारा कर रहे थे कि वही मेरी ताकत है। हाँ, वही मेरी ताकत है। औसत और सामान्य कहे जाने वाले लोग ही मेरी ताकत है। तो शुरू में ही, और यह बात बोलने से पहले मैं एक बात बोल दूं कि हमारा सर्किल ऐसा है कि वो बातें घूम फिर के रिपीट होती हैं। तो जैसा संजीव सर ने कहा कि वो यथार्थवाद का जो एक टूल था वो सबसे ज्यादा यूज हुआ है साहित्य में। तो यह जब वो बात कह रहा है वाचक, तो एक्चुअली अपनी कमजोरी की ओर इशारा कर रहा है। वो अंततः वो तानाशाही की बात करता है जो हम बतौर लेखक, और तानाशाही आती ही अपनी कमजोरी छुपाने के लिए है। तो जो हम बतौर लेखक जब अपने ऑब्जेक्टिव्स को समेटने लगते हैं या सीमित कर देते हैं, जैसे यहाँ पर जो जो वाचक है वो किसी संगठन के तरीके से है, जैसे कोई सांस्कृतिक संगठन हो, तो वो बातें तो सारी करेंगे लोकतंत्र की, इनोसेंटली बात करते हैं, और वाइजली भी करेंगे तो लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन उनका अपना स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वहां पर एक अध्यक्ष लिया जाता है। यहाँ पर वही अध्यक्ष वाचक है इस कहानी में। एक बार कोई अध्यक्ष चुन लिया गया तो सबसे पहले होती है लोकतंत्र का खात्मा। ये जो संविधान के आगे सिर नवा के एनआरसी और सीए लाने की कार्यवाही है। तो वह जो राइटिंग है कि वो बेचारा मतलब एक निरीह पात्र खड़ा करने के लिए वो बच्चे और पत्नी को भी मार देते हैं। एक्चुअली एक बार हमारी आपसे बात हो रही थी अनिल भैया की परिवार को लेकर। तो परिवार को लेकर मैं जो इधर सोच रहा हूं पिछले 2-3 वर्षों से, 4 वर्षों से, खास करके वैभव के होने के बाद, वह अब तक का जो भी परिवार को लेकर क्रिटिक पढ़ा है उसकी इतना कंट्राडिक्टरी है कि कभी कभी मुझे अपने आप पे डाउट होता है कि क्या मैं सही सोच रहा हूं कि नहीं। लेकिन यह जो वो अपनी उस आदमी का, वो जो रामलाल है, जो अनुभव शेखर है, उसकी सारी मतलब सारा गुस्सा उसका इस बात पे है कि तुमने यार हमारे बच्चे को क्यों मार दिया, आपने एक निरीह कैरेक्टर खड़ा करने के लिए। ना उसको 5,000 पाने से दिक्कत है, ना उसको वो खोली मतलब अपना काम बदलने से दिक्कत है, वो बीबी जी भी कह लेता है। लेकिन जब वो कहने जाता है कि ये हमारे बच्चे को तूने मार दिया, वह उसका जो 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 दुख है ना, कि अगर हम गांव में रहे होते तो फिर से अपना परिवार बना लेते, एक जो पड़ोसन थी उससे शादी कर लेते, कुछ ऐसा एक इत्तेफाक आता है उसमें। यह चीज जो है, जो लेखक की तानाशाही का जो नमूना पेश करती है कहानी, और इस तरीके से वो तानाशाही हम सारे लोगों के ले सकते हैं, लेकिन हम अगर सांस्कृतिक संदर्भों में कहें तो जो अध्यक्ष चुने जाने के बाद लोकतंत्र का खात्मा संगठन के भीतर होता है, उसका ये शानदार नमूना पेश किया है। सारी कहानियां मुझे मतलब पढ़ते हुए ऐसा एक ये था कि कहीं कहीं मुझे लगा कि फोर्स रीडिंग हो रही है किसी किसी कहानियों में, खास करके जो पवन वाली कहानी है। तो उसमें भी एक चीज जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इस कहानियों में लोकल चेंज हुआ है, और ये एक मूवमेंट की बात है कि वापस जाने की बात नहीं करता है। तो उस कहानी में ये था कि वो कोई देहात का मतलब कोई कस्बा का लोकल है वो, लेकिन इत्तेफाक उसमें भी एक जगह आ जाता है कि वो 3 साल राजधानी में नौकरी करके आया है पिता उसका वापस। तो दिल्ली भ्रमण उसका भी, मतलब जो भी राजधानी है वो हो सकता है पटना ही हो, तो दिल्ली भ्रमण उसका वहां भी उस कहानी में भी लोकल के तौर पे दिख जाता है। लेकिन जो बिहारी होने वाली बात थी, जो सबसे हॉन्ट की मुझे, वो था रूटलेस होने के बाद अपने रूट्स की ओर जो हम थोड़े बहुत कभी जो एक पूरा मुहावरा बना दिया गया बिहारी होने का, उसमें जो हम फीलिंग्स अपने भीतर महसूस करते हैं, जो एहसास है हमारे, उसमें जब वो बार बार रिएक्ट करता है, हर बात पे वो जब रिएक्ट करता है, जैसे दादी जी वाली बात आ रही थी
कि दादी जी का जब वो उस सपने में वो इतना ज्यादा क्या है कि हमारे एक्साइटमेंट के या हमारे गुस्से को चादर फाड़ देता है सपने में। उसका मतलब एक कूलर आया है, उसके बदले एक दूसरा नुकसान हो जाता है चादर फाड़ने का उसका। तो यह जो उस कैरेक्टर है बजरंगी, फिर मैं वहीं आ रहा हूँ वापस, कि बजरंगी कैरेक्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि वह तभी काम करता है जब उसको जरूरत पड़ती है। जब जिस दिन उसको नौकरी से निकाले जाने की बात हो रही है मैनेजर, उस दिन वो ऐसा काम करता है कि मैनेजर यह भी महसूस कर लेता है कि इसको तो कभी काम की दिक्कत ही नहीं होगी। साइकिल साइकिल मुझे एक ऐसा चरित्र लगा इसमें जिससे कि हम लोग हमेशा मिलते जुलते रहे। कई लोग हैं जिन्होंने बाकायदा बड़े बड़े नेताओं को, जो आज एकदम से टॉप लेवल पे पहुंचे हुए हैं, उनके साथ उन्होंने कुछ दिन लगाए, उनके साथ कुछ दिन लगाए, लेकिन वो जो सुंदर शब्दों में कहूं तो जो कॉम्प्रोमाइजेस करने थे वो नहीं कर पाए, या अगर जो ले मैन के टर्म्स में कहूं कि उतना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, एक समय उनका साथ छोड़ना पड़ा है। तो वो उसकी कहानी। लेकिन साइकिल का जो रोल है, एक आदमी जो आगे बढ़ना चाहता है राजनीति में, वो बार बार एक मोरल इंस्पेक्टर की तरह साइकिल उसको पीछे खींचती है। कहाँ तो साइकिल का काम है आगे बढ़ाना, हमें वहां पर वो गार्जियन के तौर पे दिख रही है, लगभग बीवी की तरह बोलती है साइकिल। हाँ, लेकिन वो हर बार पीछे खींच रही है। इनफैक्ट जो वो बीबी है वह हार्डली कभी टिप्पणी करती है इनके राजनीति पे, लेकिन साइकिल को बड़ा प्रॉब्लम है इससे कि ये क्यों बंदा राजनीति की तरफ जा रहा है। एक तरफ वो कह रहा है कि लोहे गलाने वाले 60 साल तक तो जिंदा ही नहीं रहते, तो अगर फेल ही होना है, तो जैसा फॉकनर कहते हैं कि फेल ही होना तो क्यों नहीं फेलियर भी ग्रांड हो, बड़ा फेलियर हो। वह जो राजनीति से दूरी बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसमें फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, हमारा समाज है, जिसने एक उसको एक ये बना दिया कि नहीं, इसमें कुछ टाइप के लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं और बाकी लोगों के लिए मनाही रहेगी। यही वजह है कि वह भाई जी के बराबर का झूठ बोलने के बाद भी पीछे हट जाता है। वह एक तरह से जो फोन नहीं उठाना है उसका आखिर में, वह एक तरह से अपना मतलब पर्टिकुलरली उस लाइन से तो वो जीवन में आगे क्या करता है, लेकिन वो जो राजनीति की लाइन पकड़ा है उससे तो उसका सन्यासी है। तो साइकिल का जो एक कैरेक्टर है, दो एक साइकिल से हमारा पहिए का रूपक बनता है, पहिया से मूवमेंट का बनता है, लेकिन इस कहानी में एक आगे बढ़ते हुए इंसान जो राजनीति में जाना चाहता है और वहां जाके क्या होगा, जैसा आपने कहा कि हम गेहूं खाते हैं तो या मुर्गा की चिकन की बात की आपने, मतलब अपराध और वो जो मोरल कॉम्प्रोमाइजेस हम कहाँ नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति का जो एक ऐसा चित्रण कर दिया गया है कि जहां पे जाते ही आपको खराब मान लिया जाना है या उन समझौतों को खराब मान लिया जाना है जो आप राजनीति में करते हैं, वो खराब मान लिए जाने वाले लोगों का एक बड़ा इमेज खड़ा करती है उस साइकिल। वह साइकिल दरअसल वो एक रिएक्शनरी फोर्स है, या एक कहेंगे जो थेसिस एंटीथेसिस की बात होती है, तो वो एंटीथेसिस है हमारी, और बाद में उसका सिंथेसिस क्या होगा वो हो सकता है कि आगे इसी बिंदु पे चंदन जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर प्रवीण को इसमें बोलने दिया जाए और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी इसको बातचीत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रवीण का हस्तक्षेप मुझे यहाँ जरूरी लग रहा है। हाँ, तो ठीक है, हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। प्रवीण साहब आप बताइए क्या बोलना है मुझे, मतलब क्या जानना चाहते हैं, जानना क्या चाहते हैं? ठीक है, मैं आपके लिए जो मैंने सवाल रखे हैं उसको मैं शुरू करता हूं और उसमें मैं ये 2 मिनट अपनी बात कह लूं चंदन जी। हाँ कह लीजिए, क्योंकि मैंने सोच के रखा था इसलिए कहना है। तो देखिए, हम चारों कहानीकार हैं और कहानी की रचना प्रक्रिया को आप समझते हैं कि उसमें भी एक कोई अंतिम जजमेंट हम नहीं दे सकते और हर कहानी की एक अपना प्रोसेस है। नया जफरनामा कहानी मेरी पहली कहानी संजीव सर ने पढ़ी थी, जब हैंडराइटिंग हाथ से लिख के मैंने संजीव सर को दिया पन्ने पे, वो 64 पन्ने की कहानी थी उस जैसे अभी शायद संजीव सर ने कहा कि मैं चाह रहा था कि
बजरंगी प्रसाद का डेमोक्रेसिया, सॉरी, वास्को डी गामा की साइकिल जो है वो, उसमें थोड़ा वोकल होते प्रवीण लास्ट में सांप्रदायिकता को लेके। कई जगह मैंने गलतियां की, जैसे नया जफरनामा के पीछे 1857 की बहुत एक पृष्ठभूमि है कि कुछ मूल्यों को लेकर, क्योंकि मैंने भील बस्ती देखी है जो दिल्ली के पटेल नगर के पास है, और वो चेतना मेरे अंदर थी, क्योंकि हम लोग लगातार विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे और 2007 में 1857 की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। बहुत ज्यादा चढ़ी हुई थी वो चीजें, और जो भी 1857 से संदर्भित चीजें दिखती थी वो एकदम कनेक्ट करते थे हम लोग उस समय विश्वविद्यालयों में। पीएचडी में आ गया था, लेकिन उस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी ये है, 3-4 या 5 लोगों ने उस कहानी के उस फोकस पॉइंट को पकड़ा। ऐसे झुग्गी की कहानी है और उसकी खूब प्रशंसा हुई, और ये भी कहा गया कि थोड़ा ये उपन्यास का हिस्सा था, ये उपन्यास की तरह है, इसको और थोड़ा बड़ा करने की जरूरत थी, लेकिन वो 1857 कहीं दब गया। वास्को डी गामा की साइकिल पे जो मैं ये जवाब तलब नहीं कर रहा हूं, जो मैं बस अपनी थिंकिंग बता रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब, वो हिचकॉक की एक फिल्म है ना, ए मैन हु नोज टू मच, न्यू टू मच। हाँ, हु न्यू टू मच। हम लोग बहुत ज्यादा जान गए, और इतना ज्यादा जान गए हैं कि हम लोग संदर्भित ज्ञान को लेके बहुत ज्यादा, मतलब एक बड़ा समाज, बड़ा तबका, संदर्भित ज्ञान क्या होना चाहिए हम लगातार भूल रहे हैं। एक खोज में इन्वर्टेड कोमा में डालना चाहता हूं, और इस खोज को कई रूपों में मैंने टिप्पणी भी लिखी कि भाई नेहरू जी ने एक खोज लिखी, वास्को डी गामा ने भी भारत की खोज की, हालांकि भाई हिंदुस्तान अपनी जगह पे ही था, लेकिन मेरा एक लक्ष्य था। देखिए, कहानी में कई लक्ष्य हो सकते हैं, और एक लक्ष्य को लेके कोई कहानी लिखता भी नहीं है आज के समय में। अभी जो 8 साल में दुनिया बनी है मजदूरों की, और कहा जाता है बार बार थियरी में कि ग्लोबलाइजेशन जो है पूंजी का हुआ है, श्रम का ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ है उस तरह से, लेकिन जिस रूप में भी है हमारे समय में, वो एक नया संसार बना चुका है दिल्ली में, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वो बहुत छोटी दुनिया है बजरंगी की, जहां में एक इथोपियाई जोड़ा भी है और एक मिजो है अपनी 2 बहनों के साथ, मिजोरम का। और मिजो कहता है कि बजरंगी से मिजो कहता है कि मेरा मामा भी हिंदू है। अच्छा। तो बजरंगी कहता है कि कमाल है, तुम्हारा मामा हिंदू है तो फिर तुम क्या, तो मैं बौद्ध हूँ, मेरे घर में ईसाई भी है भैया। तो बोलता है कि कमाल का ही देश है। देश कहाँ है, वो अनिल सर समझ रहे हैं, देश ही कहता है। बजरंगी को हैरानी होती है कि क्या दुनिया ऐसी भी हो सकती है। तो एक मजदूर के जीवन में एक खास तरह का, अब इंटरनेशनलिज्म नहीं कहूंगा, वसुधैव कुटुंबकम नहीं कहूंगा, लेकिन मैं चाहता था कि इस तरह की दुनिया जो हम अक्सर देख नहीं पा रहे हैं वो हम देखें। इसके अलावा अब साइकिल के कई प्रविधियां हैं। संजीव सर ने भी एक साइकिल को लेकर कहानी लिखी थी शुरू में, मुझे याद है। तो अब निष्कर्ष तो मैं नहीं दे रहा, और इसकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं। तो मेरे दिमाग में 2 चीजें थी जो मुझे कहनी थी। बाकी चंदन जी, मुझे लग रहा है कहानियां बोलेंगी, मैं क्या बोलूं? नहीं, आप बोलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि जैसे दूसरे संग्रह का कहानीकार होना, यह कहीं ना कहीं पहले संग्रह के रिएक्शन से या पहले संग्रह पर जो बातें आती हैं, क्या उसका दबाव भी होता है दूसरे, मतलब आगे की कहानियां लिखने में, सीखने के लिहाज से, या फिर जैसे अभी आपने जफरनामा का एग्जाम्पल भी दिया, तो जो आपने क्रिएट किया है, जैसे छबीला के बारे में हमने कहा कि छबीला थोड़ा सा लाउड हो गया था वो कहानी, और ये बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सटल तरीके से आखिरी कहानी आपकी बनती है। तो यह जो पूरा दौर है पहले संग्रह से दूसरे संग्रह का, इसमें पहले संग्रह का दबाव कितना महसूस किया है आपने? पहले संग्रह से आई प्रतिक्रियाओं का कोई दबाव है,
या नहीं, कोई अपनी अपनी तैयारी है, एकला चलो भाई? देखिए, दबाव उस तरह से नहीं था, मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ। मैं इस मामले में बहुत विचित्र आदमी हूँ कि अगर मुझे लगेगा कि मैं अच्छा नहीं लिख सकता या नहीं लिख रहा हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ। स्वयं प्रकाश जी गुजर गए, उन्होंने एक बात कही थी पिछले संग्रह के विमोचन में, संजीव सर भी थे उसमें, कि आज के कहानीकारों को से खास करके नए कहानीकारों से लंबी सक्रियता की उम्मीद करता। मैं पकड़ नहीं पाया चंदन जी उस समय, जब स्वयं प्रकाश गुजर गए तो मैं लंबे समय तक उस वाक्य पे सोचता रहा, कहना क्या चाहते थे। मुझे लगता है कि वो कहना चाहते थे कि लगातार पढ़ते रहना, लगातार सोचते रहना और लगातार लिखते रहना, ये सब क्रम है और इसमें डूबना हो। मतलब केवल लिखना ही नहीं है, पढ़ना और सोचना भी है। क्योंकि एक दो और वाक्य उन्होंने कही थी बाद में, जब मैंने कहा कि सर मैं समझा नहीं, तो मेरे ऊपर दबाव नहीं था। मैं कभी भी, मतलब सबकी अपनी अपनी थियरी होती है, मैं इस खुशफहमी में नहीं हूं कि कहानी लिख के मैं अमर होने जा रहा हूं। एक, दूसरा, मैं ये मानता हूं कि मैं अपने समय को अपने हिसाब से डिकोड कर रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग हर लेखक करता है, मैं भी कर रहा हूं। एक भाषा मिली है इस रूप में समाज से, उसी में मैं अपने समाज को कोडिंग डिकोडिंग कर रहा हूं। इसलिए आप देखेंगे कि छबीला रंगबाज का शहर 2016 में कहानी आई थी। का मतलब है कि 15 में लिख के मैं निश्चिंत हो चुका था। 5 साल बाद 5-7 कहानियां आई और आप देखेंगे कि बहुत आराम आराम से मैंने लिखा है। मैं हड़बड़ी में नहीं लिखता, मुझे कोई जल्दी भी नहीं है और ना रहती है। और इस कहानी के बाद मुझे लगता है कि 3-4 साल का तो सन्नाटा आएगा ही। तो मेरे ऊपर दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पिछली कहानी को बहुत उस मुकाम पे देख नहीं रहा था और मुझे खुद आश्चर्य है कि मैं लेखक हूँ। जैसे मनोज झा सर ने कहा कि प्रवीण को देखना और उसकी कहानी के माध्यम से प्रवीण को देखना, वो केवल उनकी ही समस्या नहीं, मेरी भी समस्या है कि मैं धीरे धीरे अपने आप को अभी भी महसूस नहीं कर पाया ठीक से कि मैं सही में लेखक हूँ कि नहीं हूँ। और मुझे लगता है लेखक होने का एहसास जितना देर से आया वो ज्यादा ठीक है। तो पता नहीं मैं सही जवाब दे पाया कि नहीं। नहीं, जवाब सही रास्ते पे जा रहा है। एक्चुअली एक प्रश्न ये है कि और ये हमें प्लस हम सभी के लिए है, रचना प्रक्रिया पे बात होती है और बड़ी शानदार एक कहानी है ज्ञान रंजन की इसी नाम से, रचना प्रक्रिया। तो जैसे आपका एक वाक्य आता है कि आखिर कमी ही क्या थी मेरे यहाँ, न भूखा रखा न यंत्रणा दी, हाँ एक बार पिटवाते पिटवाते बचा लिया मैंने। तो यह जो लेखकीय कॉन्फिडेंस कह लें, या मतलब एक लेखकीय, मतलब आप लेखकीय नहीं, वो जो कहानी में लेखक है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो तो यह देखने में तो हमें एक एरोगेंस लगता है या कॉन्फिडेंस लगता है, लेकिन मैंने उसको ऐसे रीड किया कि एक सोशल ब्लाइंडनेस, जैसे कलर ब्लाइंडनेस होता है वैसे सोशल ब्लाइंडनेस है कि हमने मन में एक बात बैठा ली कि हमारा पात्र ऐसे बिहेव करेगा, हमने बैठा लिया। अब इस पर बड़े बड़े लेखकों का अलग अलग राय है। मतलब ज्यादातर लोग इस ओपिनियन के होते हैं कि हम कैरेक्टर नहीं लिखते, कैरेक्टर हमसे लिखवा लेते हैं, जबकि यह कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल है, क्योंकि हमसे लिखवा लेते हैं। अगर हमसे लिखवा ही लेते तो जैसे आपने भाषा की बात कही, तो हो सकता है कि हमसे वैसी जबान में लिखवा लेते जो मैं जबान नहीं जानता हूं, तो लिखवाते तो हमसे वो उसी जबान में जो मैं जानता हूं। तो इसको लेकर जब आप ये लिख रहे होते हैं, जब आप ये लिख रहे हैं कि पिटवाते पिटवाते बचा लिया मैंने, तो क्या यह किसी लेखकीय तानाशाही की तरफ इशारा है या एक लेखकीय कमजोरी की तरफ? ये एक वाक्य है जिसका अर्थ गर्भत्व जो है वो पढ़ने वाले की दृष्टि पर निर्भर है। हाँ, इसका अगला शब्द वही है। हाँ, इस कहानी में अगला शब्द। हाँ, तो देखिए, एक चीज मैंने लिखते वक्त महसूस किया कि लिखने के क्रम में हम ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक होते चले जाते। ये पहली बार मुझे किसी ने बताया नहीं था।
पहली जो लंबी कहानी थी छबीला रंगबाज का शहर, उसमें एक पात्र को लेके मैं मुखिया जी लिखता चला, और मैंने संजीव सर को व्यक्तिगत रूप से बताया। जब उस कहानी का 90% हिस्सा पूरा हो गया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं मुखिया के साथ जी क्यों लगा रहा, क्योंकि एक बहुत बड़े सेना का वो मुखिया है, और वो इलाका दबा हुआ था उस दौर में, लक्ष्मणपुर बाबते नरसंहार हुआ था। ये जी कहां से आया मेरे भीतर? मुझे लगा कि आसपास के समाज में जो शब्द चढ़े हुए थे वो धीरे धीरे अवचेतन में आ जाते। मैंने वो जी हटाया, क्योंकि मुझे लगा कि हत्या का समर्थन करने वाला एक व्यक्ति, उसके साथ जी शब्द नहीं लग सकता। जैसे आप कुछ भी कह लीजिए, गोडसे के साथ जी नहीं लग सकता। तो लगाते हैं, लगाने वाले लगाते हैं, तो लगाने वाले तो गांधी को भी ठीक है। देखिए वो लाइन हम लोग यहाँ नहीं पकड़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे अनकॉन्शियस में आपने मुखिया जी लिखा, मतलब अवचेतन में, लेकिन आपने सुपर कॉन्शियस में जाके यहाँ पर लिखा है इस कहानी में, वो भी एक चेंज है। वो है साहेब सर, एक है जो कि साहेब भी है और सर भी है। तो कहीं ना कहीं हर लेवल पे पहली कहानी जो आपकी छपी हुई पहली कहानी और ये जो आखिरी कहानी है, ये इत्तेफाक है, चांस की बात है। हम लोगों के लिए बात करना आसान हो गया ऐसा अरेंजमेंट होने से, कि ये जो डेवलपमेंट है, मतलब एक मुखिया जी जो अवचेतन से आता है और एक शानदार चेतना से आप साहिब सर का क्रिएशन करते हैं। नहीं, साहिब सर बजरंगी की तरफ से है, ये ध्यान रहे, वहां बजरंगी की तरफ से है। हाँ जी भाई। और यहाँ जो जी लिख रहा था वो नरेटर लिख रहा था। दोनों में थोड़ा बारीक अंतर है, ये कहना सहमत हूं मैं। एक छोटा सा सवाल है दूसरा, मतलब अदर देन ये जो हम लोग वैचारिक बातें कर रहे हैं, कि अभी आपकी कुछ कहानियां लगातार ऑनलाइन पब्लिश हुई, और ये लॉकडाउन का ऐसा मौका था। इसके पहले आपकी सारी कहानियां प्रिंट में रही, पत्रिकाओं में। तो कोई एक दो बारीक अंतर आप बता पाएंगे, या बड़ा अंतर, कि क्या आपको डिफरेंस फील हुआ कि दो कहानियां आपकी, एक ललन टॉप पे आई और एक समालोचन पे आई? समालोचन पे अरुण देव। हाँ, तो प्रिंट के जो छपने का अनुभव है और जो ऑनलाइन छपने का अनुभव है, इसमें आप कुछ बताएंगे? मैं इसके बारे में बताना चाह भी रहा था, और संजीव सर से मैंने बताया भी था। एक बार मैंने संजीव सर को एक कहानी भेजी मेल से, तो फिर मैंने कहा कि सर लगता है कि मुझे इसका पीडीएफ नहीं देना है, मैं प्रिंट करा के आपको दूंगा। और बातचीत में हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे, और मैं भी सहमत हुआ कि ऑनलाइन कहानियां जो पढ़ी जाती, छपती तो हूबहू वैसी ही है, लेकिन उसको लेके जजमेंटल लोग जल्दी हो जाते हैं। और कई बार जो दुरूह और गंभीर वाक्य विन्यास है, ठहर कर थोड़ा सोचने की जरूरत है, और वो किताब हाथ में जो होती है उसमें ज्यादा ठहराव आता है, और स्क्रीन पे जो चलता है उस पर कम। ये थोड़ा बारीक अंतर है, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर नहीं। मतलब 19 और 20 के बीच बहुत सूता बराबर अंतर है। एक दूसरा ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो ऑनलाइन कहानियां हैं वो ज्यादा पढ़ी गई लॉकडाउन की वजह से भी, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी प्रिंट के ऊपर जो चीजें मतलब हाथ में है, उसको पढ़ने का एक, मैं बहुत नॉस्टैल्जिक होकर नहीं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो ठहराव है वो स्क्रीन वाला ठहराव से ज्यादा गहरा है। यही पूछना चाह रहे थे या कुछ और? हाँ, मतलब कुछ मैं जैसे एक सवाल ऐसा मेरे मन में आया था कि ये इसका आंसर तो बड़ा ऑब्वियस लगता है इसका आंसर, लेकिन फिर भी एक हर राइटर से जानना, ज्यादातर लोगों से उनके जबानी जानना, ये थोड़ा मेरे लिए एक आजकल मैं लोगों से पूछ रहा हूँ। तो ये तो इसके एक फिजिकल पार्ट पे था, एक जो भौतिक उपस्थिति इसकी हो पा रही है। संग्रह पे हम वापस लौटते हैं, ये आपका दूसरा संग्रह है। इसके अलावा क्या आपने और कहानियां अभी प्लान कर रखी हैं, लिख रखा है, या अभी सब स्क्रैच स्टार्ट करना है? 3 साल का आगे गैप है।
3 साल की योजना है, कुछ नहीं लिखना है। ओके ओके, नो आई मिस दैट पॉइंट। नहीं, गैप कहने का मतलब था अनिल सर कि अभी मैं जो भी सोच रहा हूं ना, एक गुरुत्वाकर्षण तैयार हुआ है उपन्यास का, वो सब उसमें चिपक जा रहा है, वो लग ही रहा है, वो लग हाँ, रहा है। और उसकी वजह से मैं जहां हाथ डाल रहा हूं वो भाग के उसी में घुस जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब मैं उपन्यास ही लेके आऊंगा, और ये अच्छी बात है। चंदन जी मुझे लग रहा है कि अब मैं कहानियां नहीं लिखूंगा। वाह, ये फैंटेसी का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ले जा रहा है कहीं किसी बड़ी बड़े जगह फॉर्म पे। की तरफ, बड़े फॉर्मेट की तरफ। पता नहीं, मैं इतना ही कहूंगा इशारे में केवल, क्योंकि अब मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन इशारा में कर दे रहा हूँ, जो इतिहास होगा वो कल्पना हो जाएगी, और जो हमारी कल्पनाशीलता है वो इतिहास के रूप में है। हाँ, ये तो होता ही। बहुत अच्छी बात। और एक और सवाल है। आजकल हम लोग ऐसे समय में रह भी रहे हैं जब हमारा जो वास्तविक इतिहास है उसके पैरेलल कल्पना का, गप का, प्रपंच का और घृणा से सनी हुई फंतासियों का एक पैरेलल इतिहास रच दिया गया, जिसका सबसे आप्त वाक्य हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है व्हाट्सएप पे कि औरंगजेब जब तक हाँ, कोई सवा मन मन जनेऊ जनेऊ नहीं नहीं देख देखता था, हाँ। सवा मन जनेऊ नहीं देख लेता था तब तक कलेवा नहीं करता था। ये भी इतिहास है, ये भी इतिहास है, ये भी इतिहास है। एक और सवाल छोटा सा प्रवीण जी, कि संग्रह का मतलब, ये मेरा मानने का कोई पॉइंट नहीं है कि छूट गया होगा, लेकिन इसमें समर्पण कोई नहीं है किसी के लिए ये संग्रह। देखिए, मैं इस मामले में थोड़ा मैं पहले संग्रह में भी आप देखेंगे कि भूमिका और समर्पण नहीं, और ना इसमें है, भूमिका का कोई चलन नहीं है, और ना आगे मुझे लग रहा है कि ये चीजें अंततः समाज की है, तो पर्सनल टच में देना नहीं चाहिए। मुझे आप लोगों से पढ़ के, आप लोगों से सीख के, और आप लोग कह रहा हूं तो पूरा समाज, जो मिला है वो मैं हूबहू लौटा रहा हूँ। समर्पण जैसी चीज मेरे दिमाग में कभी थी ही नहीं। जिन रिश्तों की मैं कद्र करता हूँ और जिनके लिए जीता मरता हूँ, उन्हें भी पता है और मुझे भी पता है। समर्पण मैं क्या दूं? अगर मैं लिख दूं कि दुनिया के अनाम मजदूरों के नाम, तो क्या इससे कहानी की टोन पर कोई फर्क पड़ने वाला है? समर्पण की परंपरा को मैं जानता नहीं हूँ ठीक से, और कई अर्थों में साहित्य की जो पहले की परंपरा रही है वो मैं जानता नहीं हूँ ठीक से, मेरे अनुभव के हिस्से से गुजरी नहीं, इसलिए वो चीजें आई नहीं समर्पण के रूप में। तब पता नहीं, मैं कभी सोच ही नहीं पाया कि समर्पण भी किया जाता है और भूमिका भी लिखी जाती है। और मुझे लगा संजीव जी हैं कि चले गए, बहुत देर से देखा नहीं उनको। नहीं, अगर वो चाहें तो उन्हें बुलाइए, वो बोले और फिर अब समेटा जाए, खत्म किया जाए। बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था। ये महत्वपूर्ण बात है। नहीं, तो अब आप कुछ बोलिए और अब समाप्त किया जाए, अब 2 घंटे लगभग होने को हैं। सही है। तो कब तक क्या बोलने के कुछ खास है नहीं, आप लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोली। सुनते हुए मेरे जहन में हर बात पर कुछ बात आ रही थी, लेकिन वो सब यहाँ विस्तार से रखने का तो कोई खास मतलब है नहीं। ये जरूर है कि जितना मैंने कहानियों के बारे में सोचा था, उतना अनिल और चंदन को सुनते हुए उससे कई गुना ज्यादा सोचने की तलब और जरूरत पैदा हुई, तो कोई शक नहीं। कई जगह जो आपत्तियां दर्ज की हैं अनिल ने, बहुत वजनी है, बहुत वजनी है, और उनको ध्यान में रख करके इन कहानियों को पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं अनिल जरूर कहूंगा कि सिद्ध पुरुष कहानी के बारे में, मतलब और तमाम चीजों को छोड़ करके खाली उसी की बात कर लेते हैं, तो उसके बारे में जो एक आइडिया है ना आपका कि मतलब एक जीवन को बचाया जाना चाहिए, ये एक रोमांटिक ख्याल है और कहानी उसी रोमांटिक ख्याल को लेके आगे बढ़ती है। मुझे लगता है कि अगर
कहानी को इस लिहाज से सोचा जाए कि जो गोगिया ने मरवा दिया वो ठीक किया, तो ये बहुत गोगिया ने मरवाया क्या? नहीं मरवाया नहीं, नहीं मरवाया नहीं, गोगिया कॉन्शियसली एड्रेस बता रहे हैं, तो उनको अपराध बोध नहीं होना चाहिए। वो तो कंफ्यूजन में है, वो ये छात्र हैं, वो जब तक बात करते हैं तब तक लगता है कि छात्र हैं। वो कहते हैं ना कि अबे अगर तुम लोग ये आए हो तो मेरे पास चीनी नहीं है, चाय नहीं है, चाय नहीं पिलाऊंगा। लेकिन जब वो पूछ के जाने लगते हैं तब गोगिया को लगता है दे आर नॉट स्टूडेंट्स, दे माइट बी सम अदर, तब लगता है, वरना तब तक तो गोगिया को लगता रहता है कि वो कुछ छात्र या मिलने जुलने वाले जैसे हैं। नहीं, लेकिन इस मतलब जो आपकी पूरी बात से निकल के आ रहा था वो तो यही ना कि अगर मारा भी गया वो, तो इसमें अपराध बोध पालने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरा प्रश्न ये है, मुझे ये लगता है कि ये बेसिकली मेरा सीधा सा प्रश्न को सीधा कर दूं, फिर उसके बाद बताइए। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है, एक करप्ट, अनैतिक और जो उसने करप्शन से ऐसा पैसा बनाया है, उससे सीधे सरल लोगों को डोमिनेट करने वाला आदमी अगर अपनी गलतियों के कारण, अपने धंधे की प्रपंच जटिलताओं और शत्रुताओं के कारण मारा जाता है, और गोगिया जो उसको पता बता रहे हैं वो नहीं जानते कि ये उनको मारने ही जा रहे हैं, बाद में उनको लगता है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, तो इसके लिए गोगिया को अपराध बोध में क्यों पड़ना चाहिए? एक भ्रष्ट और करप्ट आदमी के मरने के कारण गोगिया को अपराध बोध में क्यों पड़ना चाहिए? और अगर पढ़ना ही चाहिए अपराध बोध में, तो ये हमारी जो सारी न्याय व्यवस्था है, हमारी जो सारी नैतिक व्यवस्था है कि बुरे के साथ बुरा होता है और बुरा, गलत, भ्रष्ट आचरण करने वाले के लिए दंड की व्यवस्थाएं हैं, तब ये क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि ऐसी परिस्थितियों में जब गोगिया का कोई दोष नहीं, सिर्फ वो पड़ोसी है, तो उसको अपराध बोध होना ही क्यों चाहिए? मेरी ये बात है। अगर ये है प्रश्न, तो ये बिल्कुल वाजिब कि अगर गोगिया ने बताया, लेकिन कहानी में वहां कंफ्यूजन है। मैं बहुत स्पष्ट कहूं कि गोगिया जब रिविजिट करता है उस समय वो सचमुच इस बात का एहसास करता है कि उसने पता सही तरीके से बताया है। ये कहानी में एक कंफ्यूजन का बिंदु है। लेकिन फर्ज कीजिए कि जिस पॉइंट पर आप कह रहे हैं कि वो उनके जाने के बाद अनुभव कर पाता है कि ये स्टूडेंट नहीं लग रहे हैं, वहां कहानी में एक छोटा बदलाव कर दिया जाए और वहां ये बता दिया जाए कि गोगिया को खटका हुआ पहले ही, पर उसने बता दिया, तो क्या गोगिया को उसके बाद अपराध बोध होना चाहिए? और क्या ये आर्ग्यूमेंट कि एक भ्रष्ट आदमी मारा जाता है तो गिल्ट क्यों होता है, ये आर्गुमेंट उसके बाद भी वैलिड बना रहेगा? और अगर बना रहेगा उसके बाद भी वैलिड, तो इसी के बारे में मैं कह रहा हूं कि ये एक, हम जाने चाहे न जाने, ये एक फासिस्ट ख्याल है कि बिना न्याय व्यवस्था के रास्ते के कोई चीज हल हो सकती है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं अभी इस अनुभव से गुजरा हूं। मेरी बड़ी पसंदीदा फिल्म है दीवार, और शायद एक दो दोस्तों ने देखा और मैंने उस पर एक कहानी भी लिखी है, दीवार 2 करके। तो कुछ समय पहले असद जैदी ने एक पोस्ट लिखी थी। उस पोस्ट में यह बताया कि सलीम जावेद और उनके समय से एक प्रोटो फासिस्ट फिल्में लिखने का दौर शुरू होता है। अब ये प्रोटो फासिस्ट शब्द तो जाहिर है ये फासिज्म का पुरखा है, और ये मुझे दीवार जैसी फिल्म, जंजीर जैसी फिल्म या सलीम जावेद की और फिल्मों पर उतरता हुआ नहीं लगा। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पोस्ट लिखी तो उस पर मेरे दोस्तों ने ध्यान दिलाया, और तब मुझे सचमुच ये समझ में आया कि दीवार फिल्म में जैसे स्टेट को डिफाई करके सारी न्याय प्रणाली अपने हाथ में ले रहा है हीरो, क्या वही आपका लिंच मॉब नहीं कर रहा है? वो कहता है कि स्टेट नहीं कर सकता है इसका न्याय, हम कर देंगे। अच्छा, जैसे ही आप स्टेट नहीं कर सकता है न्याय, हम कर देंगे, कानून की किताब नहीं कर सकती है, हम कर देंगे, संविधान के उसूल नहीं कर सकते हैं, हम कर देंगे, ये जैसे ही आप कहते हैं, वैसे ही वो सारा पैमाना जो है वो आपके अपने भीतर से तय होने लग जाता है। यानी जिसके लिए इतनी संविधान सभाएं हुई, इतने विद्वान बैठे, इतने मानवाधिकार पर बातें हुई, वो सारी चीज किनारे हो जाती है, और पाप पुण्य का फैसला या अच्छे बुरे का फैसला आपके एक इम्पल्स पर आ जाता है ना? वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस लिहाज से वो एक फासिस्ट ख्याल है
और वो अब मतलब वो दोष उस पर कहानी पर नहीं लगना चाहिए, और कई लग और सकते हैं। ये कौन सा ख्याल है कि गोगिया को इतना अपराध बोध है और शर्मा को जरा भी नहीं? ये तो है, अपने भ्रष्ट ये तो आचरण वास्तविकता का, है ना। अपने डोमिनेशन का, अपनी दबंगई का उसे जरा भी अपराध बोध नहीं है। ये क्या है? इसको तो है, ये फासिज्म वास्तविकता है। ये क्या है जो सवाल पूछ रहे हैं ना, उसका उत्तर यही है कि ये वास्तविकता है। एक लाइन मैं कहूंगा, एक लाइन मुझे लगता है कि उसके पीछे जो गोगिया का अपराध बोध है, उसके पीछे अगर सिर्फ पता बताना होता ना तो शायद वो अपराध बोध उतना ना होता, लेकिन जो उसके ख्याल में वो शर्मा बस गया है, उसकी प्रगति शर्मा के ख्याल में गोगिया है ही नहीं कहीं शुरू से आखिर तक, जब तक मरवाया नहीं है, लेकिन गोगिया के ख्याल में शर्मा हमेशा है। शर्मा की प्रगति को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, भले उसको जस्टिफाई कर दें करप्शन के और इसके नाम पे, लेकिन उसके डेवलपमेंट को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वह उसको मल्टीप्लाई कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है वो उस पता बताने को, वह जो 24 घंटे का सूचना है। और तो खैर बहुत अच्छी बातचीत रही, और आप लोगों की बात से जैसा आपने कहा हर बात, मैं तो कुछ कई सारे पॉइंट्स नोट भी किए हैं मैंने, बहुत सारी बातें निकली अपने लिए भी, और प्रवीण भाई को इस पुस्तक के लिए बहुत, मैं आप सभी को मतलब मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं आपको अंदाजा नहीं मैं कितना खुश हूँ, मतलब चेहरे पे दिख नहीं रहा होगा वो बात अलग है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दिख रहा है करके रहने से। चंदन जी आपने जिस तरह से कोऑर्डिनेट किया और आपकी बातों को सुना, संजीव सर तो खैर, तो संजीव सर सब समापन के लिए मैं पता है मीरा जी को बोलता हूँ। प्रवीण भाई, मीरा जी 2 शब्द से हम लोग करेंगे समापन इसका। चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा संचालन किया, सबको शामिल किया, और संजीव जी, अनिल जी आप भी इसमें सम्मिलित हुए, मनोज झा जी आए, वो तो बहुत एक इम्पोर्टेंट था, जैसे आपने कहा कि राजनीति और साहित्य में जो दूरी है वो नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल मैं सहमत हूँ। अलग अलग लेकिन ऐसे ही राजनेताओं को बुलाया जाना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं। कितने हैं ऐसे सवाल बाकी आएंगे भी नहीं। या हम उनको पढ़ने पर प्रोत्साहित कर सकते हैं किताबें भेज के। तो एक बार मैं चाहूंगी जरा हम एक बार और किताब उठा दें, उससे एक बार, क्योंकि लंबा चला सेशन तो अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपको बहुत बधाई, और आप सबको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। शुक्रिया।